जय हिंद दोस्तों। बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है, बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार बता दीजिए। गुड आफ्टरनून सभी को। चलिए, बिल्कुल अभी की क्लास 12:30 से थी, ठीक है। तो हम कहाँ पर थे? हम थे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अपन लगा रहे थे और आज से शुरू करेंगे। सॉरी, थ्योरी पढ़ लिया था और थ्योरी पढ़ लिया था और अब क्या लगाना है? तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाना है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम शुरुआत करते हैं। थ्योरी में आपको हर एक बात को हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे अगर हम बात करें आपको इन सेंटर की, सभी सेंटर्स के, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड हो गया, और इसके अलावा जो है आपको बात करते हैं हम, ठीक है, बाइसेक्टर के बारे में। तो हर कुछ जानकारी जो है थ्योरी के माध्यम से हमने आपको दिया है। अब इसमें हम एक्सरसाइज में अच्छे क्वेश्चंस को हम लगाएंगे। जो भी क्वेश्चंस हमारे प्री में पूछे गए हैं या फिर हमारे मेंस में पूछे गए हैं, जो हमारे पैटर्न पर है, हम उनको सॉल्व करेंगे। इरेलीवेंट क्वेश्चंस को हम सॉल्व नहीं करने वाले हैं। इरेलीवेंट क्वेश्चंस हमारे काम के भी नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। ना मैं इरेलीवेंट पढ़ाऊंगा और ना ही इरेलीवेंट आपके पेपर में आएगा। जो पेपर में आपके आएगा, जहां पर बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, वो आपके सर्कल से बनते हैं। सेंटर ऑफ ट्रायंगल से कुछ खास बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस नहीं बनाए जाते और ना ही आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। समझ में आ गया बात? तो ये जो पूरी की पूरी शीट है, इससे बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को नहीं मिलेंगे। सेंटर ऑफ ट्रायंगल से बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है। सिमिलैरिटी से अच्छे सवाल आते हैं, जो मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवाए हैं। ऐसे ऐसे सवाल थे जो दिमाग को हिला देते। इसी तरीके से जब आप सर्कल पढ़ेंगे तो सर्कल में भी आपको बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। आपको मेंसुरेशन में बढ़िया लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन जो ट्रायंगल की ये शीट है, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, इसमें नॉर्मल क्वेश्चन ही आपके पेपर में पूछे जाते हैं। बहुत एग्जैगरेट करके, बहुत हाई करके कुछ ऐसा जहरीला सवाल नहीं पूछा जाता है आपके पेपर में। बाकायदा मैं आपको दिखा भी दूंगा प्रीवियस ईयर में जो मेंस में पूछे गए हैं वो क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या कहा है? हमसे कहा एक ट्रायंगल एबीसी है जिसकी भुजा 6, 7 और 8 है, ठीक है। और हमसे कहा गया सबसे बड़े वाले कोण के सामने की भुजा का, ठीक है, लेंथ बता दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो हमसे क्या कहा गया है? हमसे कहा गया है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको एक त्रिभुज बनाना है। इस त्रिभुज का नाम हमारा कितना है? तो इस त्रिभुज का नाम हमारा ए है, बी है और सी है, ठीक। इनकी भुजाओं दे रखी है, वैल्यू 6 हो गया, दूसरा वाला 7 हो गया, तीसरा वाला 8 हो गया, ठीक है। अब बोला गया है यहाँ पर कि द एंगल, यहाँ पर सबसे पढ़ेंगे, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल डिवाइड द अपोजिट साइड इनटू 2 सेगमेंट। यानी सबसे बड़े कोण, सबसे बड़ा कोण, ठीक है, सबसे बड़ा कोण जो है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, सबसे बड़ा कोण जो हमारा ये रहा, ये सबसे बड़ा कोण कैसे हुआ? क्योंकि जो सबसे बड़ा साइड होता है उसके सामने का एंगल सबसे बड़ा एंगल होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो कोण है ना, ये डिवाइड करता है सामने वाली भुजा को 2 सेगमेंट में। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर है सवाल में। द एंगल बाइसेक्टर, ये जो एंगल बाइसेक्टर है सामने वाली भुजा को 2 सेगमेंट में बांटता है। एक बीडी होता है, दूसरा डीसी होता है। इसमें कहा गया है शॉर्टर सेगमेंट का मान पता करने को। शॉर्टर सेगमेंट मेरे भाई कौन है? तो शॉर्टर ये होगा। क्यों ये होगा? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये 6:7 में है और हमारा एडी एंगल बाइसेक्टर है। तो अगर हमारा एडी एंगल बाइसेक्टर है तो इनका भी रेशियो कितना होगा? तो 6:7 हो जाएगा। तो यहाँ पर छोटी वाली भुजा का बात बताना है। तो जो बीडी का मान होगा वो कितना होगा? तो बोलेंगे सर ये जो 8 है, ये जो 8 है, ये 6+7 दोनों का मान है। ये 6+7 दोनों का मान है और उसमें मुझे किसका मान पता करना है? तो 6 का मान पता करना है। यानी 8×6 = 48/13 जो होगा वो हमारा क्या होगा?
करेक्ट आंसर होगा 48/13। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। सबसे बड़ा कोण हमारा होगा एंगल ए, क्यों? क्योंकि उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी है। जो सबसे बड़ी भुजा उसके सामने का कोण सबसे बड़ा। और इसका एंगल बाइसेक्टर इसको दो पार्टों में बांटता है। छोटे वाले का मान पूछा था तो हमें छोटे वाले का मान बताना था। ठीक उसी तरीके से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये तो बेसिक परिभाषा हो गई, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें मुझे लगता नहीं है कुछ बताने की आवश्यकता है कि आपका बोला गया एक ट्रायंगल आपको क्या लेना है, तो एक ट्रायंगल आपको एबीसी लेना है। ठीक है, उस ट्रायंगल एबीसी में जो एंगल ए का बाइसेक्टर है वो बीसी को डिवाइड करता है। कहाँ पे? डी पे। हमें बीसी का मान दिया गया है सवाल में, बीसी का मान कितना है? तो ए है। एसी का मान हमारा बी है और एबी का मान हमारा सी है। कहा गया है डीसी का मान बताओ। कितनी बार मैं आपको बता चुका हूं सीधा का सीधा फॉर्मूला कि यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो a है, ये a कितने का मान है? तो ये देखो, ये c रेशियो b में है तो ये भी c रेशियो b में होगा। यानी ये जो a है ये कितने का मान है? तो ये b प्लस c का मान है। और हमें b का मान पता करना है, यानी ab अपॉन b प्लस सी। ab अपॉन b प्लस सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया बात? सवाल में देखेंगे BC का मान हमें A दे रखा है, AC का मान B दे रखा है, AB का मान C दे रखा है, हमसे DC का मान पूछा है। अगर C अनुपात B में है तो C अनुपात B में होगा। ठीक है, तो यानी जो A होगा वो C प्लस B का मान होगा, हमें B का मान पता करना है। AB अपॉन B प्लस C, AB अपॉन B प्लस सी। देखो दोनों ऑप्शन यहाँ हमारे सेम दिख रहे हैं, तो शीट में कौन सा आंसर है एक बात बताओ? ऑप्शन नंबर ए है कि बी है? ऑप्शन नंबर ए है ना, तो इसको AB बना लो। यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, AB अपॉन B प्लस सी। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है मेंस का है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सेम एंगल बाइसेक्टर पे है। कुछ सवाल मैं आपके लिए छोड़ूंगा जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको प्रैक्टिस करना है। देखो मैंने कहा था ना, सेंटर ऑफ ट्रायंगल जो होता है उसमें मेंस में क्वेश्चन फिक्स रहता है और बहुत हाई लेवल का वो सेंटर ऑफ ट्रायंगल से क्वेश्चन नहीं देते हैं। अगर आप बात करेंगे 2018 में 3 शिफ्ट थे, 11, 12 और 13। 11 तारीख में सेंटर ऑफ ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछा गया, नॉर्मल क्वेश्चन। 12 तारीख को सेंटर ऑफ ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछा गया, नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पर 13 तारीख को सेंटर ऑफ ट्रायंगल से पूछा गया नॉर्मल क्वेश्चन। तो 11, 12, 13 में जो सबसे टफेस्ट था वो 13 था, तो उसका मैं सवाल आपको करवा देता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? सेंटर ऑफ ट्रायंगल से ज्यादा हाई नहीं पूछा जाता है। अगर आप इरेलीवेंट पढ़ भी रहे हैं, मेंस के स्टूडेंट जितने भी हैं, तो मत पढ़ा करिए। इरेलीवेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से नहीं पूछा जाता है ना भाई। मैंने पूरा पेपर एनालाइज किया, मैंने देखा है। बनाने को तो सवाल बहुत कुछ बनाया जा सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट बस हमारे लिए इतना है कि हम जो रेलिवेंट चीजें हैं उस पर ध्यान दें, इरेलीवेंट के पीछे ना भागें। ठीक है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एमिट ABC एट D। अगर हमारा AB का मान कितना है तो AB का मान हमारा 15 है, AC का मान कितना है? 13 है। ठीक है, BC का मान सवाल में हमसे 14 दे रखा है, तो हमसे DC का मान। बस ऐसे ही सभी शिफ्ट में सवाल पूछे गए हैं, 11 तारीख को, 12 तारीख को, 13 तारीख को। कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो बहुत आसान सवाल है ये भी, कोई है ही नहीं परेशानी। अब ये 15:13 में है, तो बोलोगे सर ये भी 15:13 में होगा, 15:13 में होगा। ठीक है, 15:13 में होगा, बात खत्म। यानी अगर हमें DC का मान निकालना है तो हम क्या बोलेंगे? ये जो 14 है ये 15 प्लस 13 यानी ये 28 का मान है। कितने का मान है? 28 का मान है। हमें यहाँ 13 यूनिट का मान चाहिए, तो 13 से गुना करेंगे। 14 से काटो 2 बार में, आंसर कितना आ जाएगा? 6.5। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बात? चलो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 भी एकदम उसी तरीके से है जैसे 5 है। ये आपके सीजल के प्री में पूछा गया है, इसे ये भी सवाल आपको करना है। ठीक है, नहीं 6 नंबर जो है थोड़ा बहुत देखो, 6 में एंगल ए दे रखा है, 6 को मैं करवा देता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को मैं करवा देता हूं, जहां पर राइट एंगल ट्रायंगल में पूछा गया है। देखो तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है कि एक ट्रायंगल ABC है। तो मान लीजिए ये हमारा A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। C पर जो मान है वो 90 का है। AC का मान हमारा 5 दे रखा है, BC का मान हमारा 12 दे रखा है, तो 5 12 के चलते ये कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। सवाल में कहा गया है कि एंगल A का बाइसेक्टर यानी एंगल A का कोण समद्विभाजक
BC पर कहाँ पर मिलता है, D पर। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसका जो कौन समद्विभाजक होगा यहाँ पे एंगल ए का बाइसेक्टर, वो BC को किस पॉइंट पर मिलेगा, तो D पर मिलेगा। सवाल में हमसे AD का लेंथ पूछा है, ये एंगल बाइसेक्टर का हमसे लेंथ पूछा गया है कि ये एंगल बाइसेक्टर का आपको लेंथ बताना है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स BC एट D, मीट्स BC एट D, व्हाट इज द लेंथ ऑफ AD। देखो कभी भी अगर बाइसेक्टर का लेंथ पूछा जाता है ना, तो हमेशा याद रखना राइट एंगल ट्रायंगल में ही पूछा जाएगा। नॉर्मल ट्रायंगल में बाइसेक्टर का लेंथ पूछा ही नहीं जा सकता, इस बात को ध्यान रखो, आप कैलकुलेट भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहां पर जैसा कि हमने कहा कि ये 5:13 है, तो हमें पता है कि अगर ये बाइसेक्टर है तो ये भी कितना होगा, तो ये भी 5:13 होगा, यानी 18 यूनिट। देखो जो 12 है, ये जो 12 है ये कितने का मान है, तो 18 का मान है। इसमें इस 5 का मान पता करो, तो बोलोगे सर 2/3, ठीक है, यानी 10/3, यानी ये जो CD का मान आ गया ये कितना आ गया, 10/3 आ गया। दोबारा से समझ लेंगे, जो CD का मान आ गया वो कितना आ गया, 10/3 आ गया। अब ये चीजें आपको समझनी है कि यार 5 और 12 18, यानी 18 2/3, 2/3 को 5 के साथ गुना करेंगे तो 10/3 हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो तो इसका मान कितना है, तो 10/3 है। ये पॉइंट जो CD है, CD का मान हमारा कितना है, 10/3 है। हमें AD का मान पता करना है, कुछ नहीं करना, AD का मान बराबर √अंडर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और 10/3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 10 का स्क्वायर 100/9। यहाँ पे 25 का 9 गुना 225, 225 जमा 100 कितना हो जाएगा, 325। 325 का रूट लगा दो और बाहर कितने को रख दो, बाहर 3 को रख दो। 325 में 25 का भाग लगाओगे यानी 5 बाहर निकाल दोगे। 25 से लगाओगे तो 25 से कम 25 होगा, ठीक है, और 25 देखिए 5√13/3 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 5√13/3, 5√13/3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को। ये 10/3 कैसे आया, तो 10/3 हमारे बाइसेक्टर से आया है, 10/3 हमारे बाइसेक्टर से आया है। 5:13 यानी 12 जो है वो 18 यूनिट का मान है, तो 5 यूनिट का मान 10/3 हो गया। हमें हाइपोटेनस AD निकालना है। ट्रायंगल ACD में अगर ये 90 का कोण है तो AD हमारा कर्ण होगा, हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर जमा बेस, 5 का स्क्वायर 25, 10/3 का 100/9, 25 का 9 गुना 225, 225 100 325, और 9 का रूट लगा दो तो 3 आ जाएगा। 325 को हम कितना लिख सकते हैं, तो 25 × 13 लिख सकते हैं, और उस 25 का रूट लगाएंगे तो 5 आ जाएगा, 13 रूट के अंदर ही रह जाएगा। यानी यहाँ पर हम कहेंगे 5√13/3 जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो सवाल हम छोड़ते जाएंगे वो सवाल आपको करना है, क्योंकि उतने सवाल मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। अब मानो एक ही तरह के 10 सवाल हैं तो मैं 10 के 10 थोड़ी कराऊंगा। कोई सवाल, मेरा माध्यम है आपको ये बताने का कि कोई सवाल देखो CHSL में पूछा गया है, कोई CGL में पूछा गया है, कोई CGL के मेंस में है, कोई CPO में है। तो एक सवाल मैं आपको करवा दे रहा हूँ, बाकी सवाल आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं। इसीलिए तो मैंने कहा था कि इतनी चीजें अगर आप लगा लेते हैं तो आपको कोई दूसरी किताब लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन मैं आपको ही दे रहा हूँ यहाँ पे। डॉली महतो कहती है सर क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है जरा एक बार देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है जो डॉली जी से सॉल्व नहीं हुआ है, एक बार देखना जरा। सवाल में हमसे कहा है द बाइसेक्टर B in triangle ABC, द बाइसेक्टर B in triangle ABC, देख लीजिए जरा। ठीक है, द बाइसेक्टर B in triangle ABC, मान लीजिए हमारा ये त्रिभुज ABC है और एंगल B का बाइसेक्टर कहाँ मीट करता है, AC के, कहाँ पर, D पर मीट करता है। AB का मान कितना है, तो 10 है। सवाल में BC का मान 11 कहा गया है, AC का मान हमें 14 कहा गया है। क्या डॉली जी आप भी कभी कभी है ना एकदम, मतलब ये बताइए, आपसे AD का मान पूछा, आप AD का मान नहीं बता सकते हो, बताओ। जबरदस्ती का बात बतियाते हो कि सर सॉल्व नहीं हुआ है, बताना जरा। BD बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है तो ये बराबर भागों में बांटेगा। अगर ये 10:11 में है तो ये भी 10:11 में होंगे, बताना जरा, बताना। ठीक है, तो आपको किसका मान बताना है, AD का बताना है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये जो 14th है ना, ये जो 14 है, ये कितने का मान है बताओ। 10 और 11 यानी ये 21 यूनिट का मान है। कितने का मान है, तो 21 यूनिट का मान है। और कितने का पता करना है, AD का पता करना है, यानी 10 यूनिट का पता करना है। यही वैल्यू क्या कहलाएगी, यही वैल्यू आपकी AD कहलाएगी। 7 से काटिए 2 बार में, 7 से काटिए 3 बार में, 20/3 आपका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर D। क्या था इस सवाल में, बताओ।
10:11 है तो 10:11 होगा, यानी ये जो 14 है ये पूरा का पूरा 21 का मान है जिसमें मुझे 10 का मान बताना है, तो 20/3। 4 हो गया हमारा, 5 हो गया, बहुत अच्छे। 6 भी हम लोगों ने कर लिया। 7 आपको खुद से करना है, 8 भी आपको खुद से करना है, 9 भी आपको खुद से करना है। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए। अब देखिए 2018 में 3 शिफ्ट में पेपर हुए थे हमारे, तीनों शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आए थे सेंटर के, जो मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। अब 2019 में देखते हैं। 2019 में भी 3 शिफ्ट में पेपर था, 15 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख। तीनों शिफ्ट में सेंटर के ऊपर एक एक सवाल आए थे। 15 तारीख का सवाल आपके सामने रहा, ये रहा 16 तारीख का सवाल, और उसके बाद 18 तारीख का तो सवाल एकदम बउआ लेवल का था, तो उसको तो मैंने डाला ही नहीं, महा घटिया लेवल का था। तो अब बात करते हैं 15 तारीख को जो पूछा गया था वो देख लीजिए जरा। तो 15 तारीख में देखिए बोला गया है ट्रायंगल एबीसी है, तो हमने कहा ठीक है भैया, हमने क्या बना दिया, ट्रायंगल हमने एबीसी बना दिया यहाँ पे, ठीक। ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए का मान 90 है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। कैसा बनेगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल हो गया ए, बी और सी, जहां पर एंगल ए कितना बनेगा, तो 90 बनेगा। एडी जो होगा वो बाइसेक्टर होगा, एडी जो होगा वो बाइसेक्टर होगा किसका, तो एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीटिंग बीसी एट डी। उसके बाद डीई जो है, यहाँ पर डीई नाम का एक रेखा है जो परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो आप बोलेंगे सर डीई नाम की जो रेखा है वो लंब है किसके ऊपर, एसी के ऊपर। ये बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप बात करेंगे इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल को लेकर, तो ये कह सकते हैं कि हाँ सर दिस इज अ गुड क्वेश्चन, आप इसको कह सकते हैं कि ये एक अच्छा सवाल है, ठीक है। ये मेंस का एक अच्छा क्वेश्चन है जो इन सेंटर पे थोड़ा सा हट के बनाया जा सकता है, बाकी और कोई बात नहीं है। सवाल में आपको कहा गया ये एंगल ए के पास 90 है, और ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। यहां से हमने क्या बनाया है, तो एक बाइसेक्टर बनाया है एडी नाम का, कि एडी बाइसेक्टर एंगल ए का जो बीसी के डी पर मिलता है। फिर उसके बाद हमसे कहा गया है डीई जो है वो परपेंडिकुलर है एसी के ऊपर। यहां पर हमने डीई जो है डी से लेकर ई तक परपेंडिकुलर बनाया है एसी के ऊपर। सवाल में हमसे ए बी का मान 10 दे रखा है, हमें इसका मान कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। उसके बाद हमसे एसी का मान कितना कह रखा है, तो एसी का मान हमें 15 कह रखा है। और हमसे जो है ये डीई का मान पूछा है कि ये जो डी होगा ना, ये डीई का मान कितना होगा बता दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीई, डीई का मान कितना होगा बता दो। बता पाओगे, बताओ। हमसे डीई का मान पूछा गया है, डीई का मान हम बता सकते हैं, बताइए, ठीक है। एक और बात का ध्यान रखेंगे मेरे भाई, एक और बात का ध्यान रखेंगे, ये आपका बाइसेक्टर है, ये आपका बाइसेक्टर है, इस बात को ध्यान रखो। देखो अब इस सवाल को बनाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। अफान वानी कहती हैं सर एक हेल्प चाहिए थी, ठीक है। एक्चुअली मैं जम्मू कश्मीर एसआई की प्रिपरेशन कर रहा हूं, बट अभी हमारे एग्जाम्स मार्च में होंगे, ठीक है। जो भी इशू होगा, किसी भी स्टूडेंट को होगा, कोई भी इशू होगा, तो आप ये नंबर नोट कर लीजिए, और इस नंबर पे आप मुझे जो है आराम से तसल्ली से व्हाट्सअप करके अपनी समस्या बता सकते हैं। बीच क्लास में जो है क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, इस बात का ध्यान रखिए। 9289079800 आप इस पे अपनी समस्या को आराम से व्हाट्सअप करिए, आराम से आपको जो है मैं रिप्लाई करूंगा। ये मेरा पर्सनल नंबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये रेलिवेंट बात है कुछ नहीं, जो समस्या आएगी बस वो लिखना है। अब आ जाइए, सवाल में हमसे कहा गया यहाँ पर डी का मान। अब अगर आप देखेंगे ना तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है, बट हम कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा आसान वे में करने की, सिमिलैरिटी के माध्यम से लेकर आने की। अगर हमारा यहाँ पर एडी एंगल बाइसेक्टर है, अगर हमारा एडी एंगल बाइसेक्टर है, तो 15 और 10 किस अनुपात में है, तो बोलेंगे 3 और 2 के अनुपात में है। तो हमारा सीडी और हमारा डीबी भी किस अनुपात में होगा, तो बोलोगे सर 3:2 में होगा। किस अनुपात में होगा, 3:2 में होगा। साथ में क्या हम यहाँ पर जो है, ठीक है, किस अनुपात में होगा, तो 3:2 में बस। अब यहाँ सिमिलैरिटी का नियम लगाओ, सिमिलैरिटी का नियम लगाओगे तो बोलोगे सर ये सीईडी ट्रायंगल हो गया और ये पूरा का पूरा सीएबी ट्रायंगल हो गया,
ठीक है। एक एंगल 90 इसके पास है, एक 90 इसके पास है, एंगल सी दोनों के पास है। तो क्या ये सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए? यानी ईडी वाली रेखा जो है वो हमारे एबी के क्या हो गई? समानांतर हो गई। कोई समस्या की बात यहाँ पे? क्या हो गई भैया मेरे? समानांतर हो गई। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ट्रायंगल सीईडी में और ट्रायंगल सीएबी में दोनों के दोनों सिमिलर हैं? हम ऐसा कह सकते हैं कि ट्रायंगल हमारा जो सीईडी है वो सिमिलर है ट्रायंगल सी, ठीक है। ट्रायंगल हमारा किसके? तो ट्रायंगल हमारा सी ए बी के। सीईडी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए बी। तो उसके बाद की कहानी क्या बनेगी? तो उसके बाद की कहानी देखो। उसके बाद आप बोलोगे सर ईडी, ठीक है, याद रखो ईडी, और बट्टे में कितना हो जाएगा? तो बट्टे में हमारा ए बी बराबर होगा किसके? बराबर होगा हमारे 3 और बट्टे में पूरा का पूरा 5 के, ठीक है। बट्टे में 3 और पूरा के पूरा 5 के। हमारा ए बी का मान कितना है? तो बोलेंगे सर ए बी का मान यहाँ पे हमें 10 दे रखा है, ठीक है। ए बी का मान 10 दे रखा है, 5 से काटेंगे 2 बार में, तो ईडी का मान कितना आ जाएगा? ईडी का मान हमारा 6 आ जाएगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लेकिन अगर सिमिलैरिटी नहीं लगाते हैं तो आप सवाल में फंस जाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा तो आपको पता है कि आपकी परेशानी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो समय ज्यादा परीक्षा में नहीं लेना है। कोई दिक्कत की बात है? हाँ बताओ। ठीक है, चलो आ जाओ सवाल नंबर 11 को देखो। 11 नंबर सवाल भी सेम तरीके से आसान है जो 16 तारीख के शिफ्ट में पूछा गया था। इसमें भी कोई दम नहीं है, आराम से आप इस सवाल को कर लेंगे। 12 भी आसान है। 12 इस साल के सीजीएल 2020 के प्री का क्वेश्चन है, मतलब समझो अभी जो 2 महीना पहले हुआ है। तो एक बात को देखो, ध्यान में रखो मेरी बात को, कि सेंटर ऑफ ट्रायंगल सबसे हॉट टॉपिक है, और हॉट टॉपिक है तो इससे सवाल कोई भी ऐसा साल नहीं है जिसमें ना पूछा गया हो। 2018 के प्री में पूछा गया, मेंस में पूछा गया, 19 के प्री में, 19 के मेंस में, 20 के प्री में पूछा गया है तो 20 के भी मेंस में पूछा जाएगा। और बहुत हाई लेवल नहीं पूछते हैं, नॉर्मल बाइसेक्टर से वो क्वेश्चन पूछते हैं कि बाइसेक्टर के ऊपर एक सवाल मिलेगा ही मिलेगा, इस बात को ध्यान रखो। तो बाइसेक्टर में इंटरनल के ऊपर पूछते हैं, हो सकता है एक्सटर्नल के ऊपर पूछ दे, तो अपने कंसेप्ट के साथ रेडी रहेंगे अपने मेंस में, ठीक है। तो एबीसी है, ये सारे आसान सवाल हैं, जरूर इनको प्रैक्टिस करें। देखो सीएचएसएल 2020 में भी पूछा गया है, कोई ऐसा पेपर नहीं होता है जिसमें बाइसेक्टर के ऊपर सवाल नहीं आते हैं, देखते चलिए हर साल पूछा जाता है। तो ये सवाल जितने छोड़ रहा हूं मैं वो सब आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं, ताकि आप प्रैक्टिस करेंगे और आप ज्यादा से ज्यादा शीट का लाभ उठा पाएंगे। आ जाइए सवाल नंबर 15 में। सवाल नंबर 15 में हमसे क्या कहा गया है कि एक त्रिभुज हमारा एबीसी है जहां एडी बाइसेक्टर है एंगल ए का, ठीक है। बीच बीच में मैं कुछ सवाल कराते रहूंगा, जो आसान रहेंगे वो आपके लिए छोड़ते चले जाएंगे। तो सवाल में बात करते हैं एक त्रिभुज हमारे एबीसी के लिए। तो हमने कहा ये हमारा एबीसी हो गया, एडी हो गया हमारा एंगल ए का बाइसेक्टर। यहाँ पे समझ में आ गया मेरी बात को कि एंगल ए का बाइसेक्टर हमारा एडी हो गया। एबी का मान सवाल में 5 दे रखा है, एसी का मान सवाल में 7.5 दे रखा है, ठीक है। बीसी का मान सवाल में कितना दे रखा है? हमें 10 दे रखा है। हमसे कहा है डिस्टेंस ऑफ डी, ठीक है। डी का जो डिस्टेंस है, डी का डिस्टेंस कहाँ होगा? बीसी के मिड पॉइंट से, बीसी के मिड पॉइंट से, बीसी के मिड पॉइंट से हमसे पूछा गया है कि बीसी के मिड पॉइंट से डी की दूरी कितनी होगी। कोई बात नहीं, यहां पर मान लो कि बीसी का मिड पॉइंट कितना है, तो बीसी का मिड पॉइंट हमारा एक्स है, वो बाद में देखेंगे, पहले ये डी की वैल्यू देखो। तो 5 और 7.5 किस अनुपात में होते हैं? तो बोलोगे सर 2 और 3 के अनुपात में होते हैं। 2.5 से काटोगे 2 बार में, 2.5 से काटोगे 3 बार में, यानी ये भी किस अनुपात में होंगे? तो ये भी 2:3 में होंगे। यानी ये जो 10 है, इस 10 को 2 और 3 के अनुपात में बांटना है। तो 5 यूनिट का मान 10, 1 यूनिट का मान 2, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा? तो बोलोगे सर 2 का मान 4 और 3 का मान 6, यानी बी से लेकर डी तक 4 हो गया और डी से लेकर सी तक 6 हो गया। 7वें सवाल में पूछा गया है इस डी की दूरी बताओ बीसी के मिड पॉइंट से। तो मुझे बताओ यहाँ पर जो बीसी है, यहाँ पर पूरा का पूरा लंबाई 10 है, तो इसका मिड पॉइंट कितना होगा? तो इसका मिड पॉइंट जो होगा वो x नाम मान लो कि x होगा, और यहाँ पर b से x और x से c कितना होगा? तो बोलोगे सर 5 होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 5 इधर और 5 यहाँ पर इधर। तो d से x की दूरी पूछी गई है, यानी यहाँ से यहाँ पूरा 5 और ये 4, तो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 1 हो जाएगी। तो 1 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। मिड पॉइंट की दूरी वर्टेक्स बी से 5 है, और मिड यहाँ पर ये जो डी है इसकी दूरी 4 है, तो 5 में से 4 गया, वही उनकी दूरी हो जाएगी, यानी 1 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा।
आ जाओ। 16 नंबर सवाल भी आसान है, CHSL 2020 का है, कर लेंगे। 17 भी CHSL 2020 का है, कर लेंगे। 18 देखिए, 18 एक नया क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है और इसके ऊपर पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से। जब आप मॉक टेस्ट देंगे ना तो आपको ऐसे सवाल मिलेंगे, तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। 18 का सॉल्यूशन देखिए। 18 में आपसे क्या कहा गया, एकदम नया सवाल आपको है, एकदम बढ़िया सवाल है, ठीक है, ऐसे भाषा घुमा के दिया जा सकता है। कहा गया है ओ नाम का कोई पॉइंट है ट्रायंगल के अंदर, तो मान लो हम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ओ नाम का कोई पॉइंट है ट्रायंगल के अंदर। तो मान लो कि ये पॉइंट को हमने कह दिया कि ये हमारा त्रिभुज है ए बी और सी नाम का, ओ नाम का पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। फिर सवाल में हमसे कहा गया है कि एंगल ए ओ बी का बाइसेक्टर, एंगल बी ओ सी का बाइसेक्टर और एंगल ए ओ सी का बाइसेक्टर कहाँ पर, ए बी बी सी ए सी पर मिलते हैं। तो मान लीजिए कि इनके बाइसेक्टर को जरा हम बनाते हैं। ये हमारा बी ओ सी का बाइसेक्टर हो गया, ये हमारा ए ओ बी का बाइसेक्टर हो गया, ये हमारा, ठीक है, सभी के बाइसेक्टर, जैसे इस कोण का बाइसेक्टर, बीओसी का बाइसेक्टर, एओबी का बाइसेक्टर, एओसी का बाइसेक्टर, सब मिल रहे हैं। कहाँ कहाँ पर मिल रहे हैं, तो एबी पे डी है, बीसी पे हमारा ई है और एसी पर हमारा कहाँ है, एफ है। सवाल में बड़ा अच्छा हमसे प्रॉपर्टी पूछा जाता है। प्रॉपर्टी क्या पूछा जाता है कि आपको ये एडी लेना है, आपको ये बीसी बीई लेना है और आपको यहाँ पर सीएफ लेना है, ठीक है, और इन तीनों को गुना करना है। एडी बी और सीएफ तीनों को गुना करना है, किसके बराबर आएगा। एक लाइन का आंसर है, देखो अगर आपने यहाँ पर इन तीनों छोटे पोर्शंस को लिया है ना, तो इन तीनों का गुना बाकी जो तीन बच गए उनके गुना के बराबर होता है, यानी बीडी ईसी और एएफ, बीडी ईसी और एएफ के, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर जो है कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो देखो। आप इसको प्रूफ करोगे तो कैसे करोगे, आपके पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं कैसे प्रूफ करोगे, आप मुझे ये बात बताओ। तो बोलोगे सर कोई बात नहीं, इसको प्रूफ करते हैं, जरा देखते हैं एक बार, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में जरा फोकस करो, इस वाले ट्रायंगल में। तो इस वाले ट्रायंगल में जरा देखोगे तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर OA अपॉन OB क्या हो जाएगा हमारा, OA अपॉन OB, ठीक है, OA अपॉन OB, OA अपॉन OB बराबर होगा AD अपॉन किसके, तो बराबर होगा AD अपॉन DB के। समझ में आ गया बात। ये हमारा बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है तो ये दोनों साइडों का अनुपात AD अपॉन DB के बराबर। उसी तरीके से OB और OC का, उसी तरीके से हम बात करेंगे OB अपॉन OC का, तो ये बराबर होगा हमारे BE अपॉन EC के, ठीक है। और उसी तरीके से हम बात करेंगे यहाँ पर OA अपॉन, ठीक है, OA अपॉन OC का, तो ये बराबर होगा हमारा AF अपॉन FC के, AF अपॉन FC के। समझ में आ गई मेरी बात। अब जरा तीनों को आप गुना करो, यहाँ पे तीनों को आपस में गुना करोगे, तो तीनों को आपस में गुना करोगे तो क्या क्या आएगा, तीनों को आपस में गुना करने पर आप बोलोगे सर OA अपॉन, ठीक है, OB को हम गुना कर रहे हैं OB अपॉन OC के साथ, और उसको हमने गुना किया है OA अपॉन OC के साथ, OA अपॉन OC के साथ। ये बराबर हो गया AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, BE अपॉन EC, ठीक है, BE अपॉन EC, और यहाँ पर इसका गुना किसके साथ होगा, AF और FC के साथ होगा, AF और FC के साथ होगा। आपका जो है, ठीक है, OB आपके OB को काट देगा, OB आपके OB को क्या करेगा, काट देगा, ठीक है। AD हो गया हमारा, BE हो गया, और एक चीज है, लास्ट वाले का उल्टा करके गुना करना है आपको। लास्ट वाले का आप क्या करेंगे, तो देखो जैसे कि आपने OA लिया है, OB लिया है, OB लिया है, OC लिया है, तो यहाँ इसका उल्टा लेना है आपको। यहाँ पर है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने, यहाँ पर हम थोड़ा उल्टा लेते, OC अपॉन OA लेते, OC अपॉन OA लेते, तो हमें मिलता FC अपॉन कितना, FC अपॉन हमें AF मिलता, FC अपॉन AF मिलता। वहीं सुधार यहाँ कर लेंगे, वहीं सुधार यहाँ कर लेंगे, लास्ट वाले का सुधार कर लीजिए, OC अपॉन OA हो जाता ना हमारा यहाँ, तो बराबर हो जाता FC अपॉन AF के। उल्टा कर लेंगे FC अपॉन AF के, ताकि क्या हो जाए, ये सभी कट जाए, OC से हमारा OC कट जाए, OA से हमारा OC कट जाए, तो हम लास्ट में प्रूफ कर पाए कि AD BE और CF, AD BE और CF जो है वो हमारा बराबर होगा BD EC और हमारे AF के, BD EC और हमारे
EF के। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। AD BE CF, AD BE और CF यानी जितने ब्लू वाले लाइंस हैं वो बराबर होंगे हमारे किसके, तो वो बराबर होंगे हमारे रेड वाले के। वो बराबर होंगे हमारे किसके, तो वो बराबर होंगे हमारे रेड वाले के। इसके ऊपर सवाल जो पूछा गया था पेपर में, वो क्या पूछा गया था वो देख लो। सवाल आपके पेपर में दिया गया था कि भैया यहाँ पर O नाम का कोई एक पॉइंट है, ठीक है, और O नाम का पॉइंट यहाँ एग्जैक्टली ऐसे दिया गया था, मान लो जहां पर एकदम सोच भी ना पाओ आप कुछ, ठीक। और यहाँ पर कहा गया था कि इसके बाइसेक्टर्स को मिलाया गया है। यहाँ पर यह हमारा ट्रायंगल है ABC, इसका बाइसेक्टर ये रहा, इसका बाइसेक्टर यहाँ पर गया, इसका बाइसेक्टर यहाँ पर गया, मिला, ठीक है। सवाल में इसका लेंथ 5 है, इसका लेंथ 6 है, इसका लेंथ यहाँ 3 है, इसका लेंथ हमारा 2 है, इसका लेंथ 1 है, इसका लेंथ x पूछा गया है। बताओ कि x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू कितनी होगी। तो बड़ा सिंपल है यार, देखो अगर इसका पहला वाला वैल्यू लोगे ना, यानी बोलोगे तो सर 5 इंटू यहाँ पर कितना है तो 6 है, और इंटू अगले वाले का कितना है 3 है, वो बराबर होगा 2 इंटू 1 इंटू एक्स के, वो बराबर होगा 2 इंटू 1 इंटू एक्स के। समझ में आ गया बात। 2 से काटेंगे 3 बार में, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 3 45, एक्स का मान कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात? ऐसे x का मान यहाँ 45 मुझे नहीं लगता सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है। इसको थोड़ा सा वैल्यू हमें सही लेना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर आएगा। 7 7 14, इसको थोड़ी अलग वैल्यू ले लो। एक काम करो, यहाँ पे मान लो इसको जो है 13 ले लो, 5 13 और 3, ठीक है। और इसको 13 लोगे तो यहाँ पर इसको ऐसा ले लो कि मान लो यहाँ पर आपने 11 ले लिया, आपने इसको 5 लिया है तो आप इसको 4 ले लो। अब देखो जरा यहाँ पे, अब देखो जरा, तो 5 इंटू 13, यहाँ पर 13 के जगह पर आप इसको ऐसा कर लो ना 8 ले लो, ठीक है। तो 5 इंटू 8 इंटू 3 बराबर होगा 4 इंटू 11 इंटू किसके, x के। 40 का 3 गुना 120 आ जाएगा यहाँ पे, या 4 से काटोगे तो 2 बार में कटेगा, ठीक है। 4 से काटोगे 2 बार में, 30/11, 30/11 किसका मान होगा, x का मान होगा। ये नोट डाउन कर लो, ये सही है। इससे क्या होगा, ट्रायंगल का जो रूल है वो हमारा जो है उसको डेविएट नहीं, उसको वायलेट नहीं करेगा यहाँ पे। तो 5 8 और 3 का गुना 4 11 और x के साथ करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 कहा है, क्वेश्चन नंबर 19 को देखो क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है ABC जो है उसमें AD क्या है, हमारा मीडियन है इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC यहाँ पे, इन ट्रायंगल ABC में हमारा AD क्या हो गया मेरा भैया, तो मीडियन हो गया। बाइसेक्टर ऑफ ADB, ठीक है, AD हमारा मीडियन हो गया। हमारा ADB का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर, और हमारे ADC का बाइसेक्टर, ये कहां पर मीट करता है, तो AB और EC को पॉइंट E पर और पॉइंट F पर मीट करता है। सवाल में कहा गया है हमसे AE का और EB का जो रेशियो है वो हमारा 3:4 है, वो हमारा 3:4 है। BF और FC का रेशियो बताओ। देखो EF और BC का बताओ। ये जो तुम्हारा EF है ना, ये EF का और BC का रेशियो बता दो कितना होगा। लो बनाओ आप लोग, चलो ठीक है, बताओ इसमें क्या दिक्कत है। देखो वर्टेक्स A से जो दूरी लोगे, फिर वर्टेक्स B से जो दूरी लोगे, वर्टेक्स C से लोगे, इनको आपस में गुना, 5 8 3 को गुना, तो 5 8 3 को किया, फिर जो बच गया वो क्या बच गया, 4 11 x बच गया, तो 4 11 x के साथ गुना कर दिया। कोई परेशानी है? A से लेना है यहां तक, B से लेना है यहां तक, C से लेना है यहां तक, तीनों वर्टेक्स का ले लीजिए। चलो सर, जब से आपका कोर्स लिया है 7300 बुक इजी लगता है, अब हलवा लगता है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, 3:4 है और हमसे कहा गया है EF और BC का मान पता करने को। बताइए आंसर कितना होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये हमारा क्या है, बाइसेक्टर है। अगर ये हमारा बाइसेक्टर है तो प्यारे बंधुओं बताओ, यहाँ पे 3:4 में है, तो जो ये हमारा AD होगा ये भी हमारा 3 होगा,
और जो हमारा BD होगा ये भी 4 होगा, यानी हम कह सकते हैं ये भी वैल्यू कितनी है भैया, तो 3x और 4x है। उसी तरीके से आपका ये भी बाइसेक्टर है, आपका ये भी क्या है, बाइसेक्टर है। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सवाल में कहा गया है साथ में कि आपका जो AD है वो क्या है, माध्यिका है, माध्यिका है, मीडियन है। तो अगर ये हमारा 4x होगा तो जनाब ये भी हमारा 4x होगा। बता दो, समझ में आ गया बात। ये 3:4 में थे तो ये भी 3:4 में होंगे। ये मीडियन है, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा। अब यहाँ पर देखो तो ये आपका बाइसेक्टर है, अगर ये 3:4 में तो इनकी भुजाएं भी 3:4 में आएंगी। 3x 4x कह सकते हो, रेशियो काटोगे 3 और 4 में। अब जरा ट्रायंगल किस पे फोकस कर लो, तो ट्रायंगल AEF पे फोकस कर लो। जरा किस पे फोकस कर लो, तो ट्रायंगल AEF पे फोकस कर लो, और लगे हाथ बड़े वाले पे भी फोकस कर लो। यहाँ पे इस दोनों ट्रायंगल में देखोगे तो AE अपॉन EB 3:4 है, AF अपॉन FC 3:4 है। तो जब ये दोनों के दोनों रेशियो बराबर होंगे तो आप थेरेस थ्योरम से ये प्रूफ कर पाओगे कि जो आपका EF है वो पैरेलल होगा। किसके पैरेलल होगा, तो EF आपका पैरेलल होगा BC के। आपका जो EF होगा वो पैरेलल होगा किसके, BC के। तो यहाँ पर आप बता पाओगे कि आपका EF और बट्टे का BC बराबर, ये छोटा वाला कितना है तो 3 है, और पूरा बड़ा वाला कितना है तो 7 है। याद करो सिमिलैरिटी 3:7 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो एंगल बाइसेक्टर और सिमिलैरिटी का इस्तेमाल करके एक बढ़िया सवाल यहाँ पर बन सकता था। 3 और 4 में है तो ये भी 3 और 4 में होंगे, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, अगर ये 3 4 में तो ये भी 3 4 में, ये भी 3 4 ये भी 3 4, तो EF और BC क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो यानी EF अगर 3 लेते हैं तो पूरा हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बहुत बच्चे यहाँ पर ऐसा कर देंगे, पता है क्या सर, ये 3x है और ये 8x है। नहीं भाई, 8x था लेकिन उसके अनुसार हमें EF नहीं मिला था, उसके अनुसार ये 8x तो था लेकिन हमें EF उस अनुसार नहीं मिला था, इसलिए वैसे वैल्यू नहीं लेंगे। ठीक है, और 3 और 4 भी उत्तर मत दे देना, क्योंकि 3 छोटे वाले का पार्ट है और 4 ये है। अगर हम छोटे वाले ट्रायंगल को पूरा बड़े वाले से कंपेयर करें तो छोटे वाले की भुजा 3 और बड़े वाले की भुजा 7 है। तो जो हमारा EF है ना, ये छोटे वाले ट्रायंगल का है तो इसकी भुजा 3 होगी, और जो BC है ये पूरा का पूरा बड़े वाले का ट्रायंगल है, उसकी भुजा 7 होगी। तो 3:7 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो 16 तारीख के मेंस में एक और सवाल। अब देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ ट्रायंगल में पहले देखो, ज्योमेट्री में मैंने कहा था ना 10 से 12 सवाल बनते हैं आपके मेंस में। तो एक तो आपका हो गया कि आपका बाइसेक्टर पे एक सवाल फिक्स ही होगा, इस बार का मेंस में गारंटी है एक सवाल फिक्स आएगा बाइसेक्टर पे। बस यही रहेगा, डेटा को टफ करके दिया जाएगा, तो इरेलीवेंट मत पढ़ना। मैं बार बार कह रहा हूं, डेटा को टफ करके दिया जाएगा, इरेलीवेंट मत पढ़ना। समझ में आई बात, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये रेलिवेंट पढ़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल रेलिवेंट पढ़ के जाना। ठीक है, तो आप बाइसेक्टर के क्वेश्चन बना लोगे, और आपके सेंटर ऑफ ट्रायंगल पे एकदम बहुआ सवाल बोला जाता है। अब बात करते हैं हम इन सेंटर की, ऑर्थो सेंटर की, सरकम सेंटर की, इन सवालों की। देखो तो सवाल में आपको कहा है कि आपका त्रिभुज ABC है। त्रिभुज ABC में आपको क्या कहा गया है, सवाल त्रिभुज ABC में कहा गया है ये आपका ABC है, और जहां पर O जो है इसका क्या है, तो इन सेंटर है। सवाल में BOC का मान हमें दे रखा है, BOC का मान कितना दे रखा है, 135 डिग्री, और हमसे बोला है एंगल BAC का मान बताओ। तो याद करो भैया ये कितना होता है, ये जो 135 होता है, तो बताओ यहाँ इन सेंटर का मान कितना होता है, तो 90 प्लस एंगल A/2, 90 प्लस एंगल A/2। ये 90 से कितना ज्यादा है, 45, तो 45 का यहाँ कितना होगा, 2 गुना। हल कर लेना, A का मान कितना आएगा, 90 आएगा। 90 से जितना ज्यादा होगा उसका 2 गुना उसके पीछे होगा, इस बात को ध्यान रखो, और इस सवाल में कुछ है नहीं। इसी तरीके से 21 नंबर सवाल भी आपके लिए है, 22 नंबर भी सवाल आपके लिए है। 23 नंबर सवाल देख लेते हैं। 23 नंबर सवाल में हमसे क्या कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 कहा गया है कि ABC नाम का ट्रायंगल है, ठीक है, और ABC नाम के ट्रायंगल में हमारा जो है क्या क्या कहा गया है वो देखिए। तो ABC नाम के ट्रायंगल में एंगल A जो है वो 50 दे रखा है। साथ में कहा गया उसकी जो भुजाएं हैं AB और AC, उसकी जो भुजाएं हैं AB और AC,
एक स्टूडेंट तब से कह रहे हैं सर कैट लेवल के क्वेश्चन कराओ, कैट लेवल के क्वेश्चन कराओ, कैट लेवल के क्वेश्चन कराओ। अरे मेरे भाई यार एक बात बताओ, जिस टॉपिक में जरूरत होगी मैं आपको बोलने का मौका देता हूँ क्या? ये बताओ, हालत खराब हो जाती है, ऐसी ऐसी शीट बनी हुई है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बने होंगे, लेकिन जहां पर जरूरत नहीं भी है वहां जबरदस्ती का कैट लेवल घुसा के परेशान करे आपको। बताओ, पहले तब से परेशान हो और परेशान कर रहे हो, कैट लेवल का कराओ कैसे यार? जब मैं बार बार आपसे एक बात कह रहा हूं कि सेंटर ऑफ ट्रायंगल में बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं आपके पेपर में, आप जबरदस्ती घुस रहे हो उसमें। और भी चीजें हैं कंप्लीट करने को, सर्कल आने तो दो पहले, सर्कल पहले देखना कि सर्कल से ढंग से सवाल बनते हैं कि नहीं बनते हैं। ठीक है, आप बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बहुत शूरवीर होंगे, मुझे बाकी बच्चों का भी तो देखना है ना। पेशेंस रखा करो यार, ऐसी चीजें हैं ना, थोड़ा सा पेशेंस रखो। सवाल पूरे के पूरे 80 हैं, हम लोग 23 नंबर पे हैं। आपको ये सवाल अगर मैं टैग भी नहीं डालता तो आप बोलते सर यहाँ पर आप खुद से आसान सवाल करवा रहे हो। अरे बताने की मेरी यही कोशिश है कि अगर ज्योमेट्री में 10 टॉपिक हैं तो 10 टॉपिक से टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। समझ रहे हो बात को? कोई एक आधा टॉपिक ऐसा होता है जहां से थोड़ा सा पेपर हलवा पूछा जाता है, तो क्यों उसमें जबरदस्ती का हमको हाई लेवल या कैट लेवल में लेके जाना है? ज्यादा जहर है ना शरीर को बर्बाद कर देता है, इस बात को ध्यान रखो। आपको कहने की जरूरत नहीं है, मेरे खुद के मेंस में 227 है 200 में, ये बात आपको भी पता है। ठीक है, लोगों के 180 185 में ज्यादा कूदते हैं यूट्यूब पे जाके, हमारे तो 227 है। समझ रहे हो? 185 पे लोग अपनी हवा बना लेते हैं, बताओ 100 यहाँ पे 227 लिए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है हमने भी उन सभी लेवल्स को क्रॉस किया है। लेकिन हम ये भी समझते हैं, एज अ एस्पिरेंट हम जानते हैं हमें क्या पढ़ना है, और एज अ एजुकेटर भी हम जानते हैं कि आपको क्या पढ़ाना है। ठीक है, तो पेशेंस रखा करिए भाई, पेशेंस रखोगे ना तो बहुत आगे जाओगे लाइफ में, इस बात को ध्यान रखो। अब प्रैक्टिस अगर करनी ही है तो जरा एमटीएस का सवाल उठाओ, एमटीएस के वो 8 टफेस्ट शिफ्ट के जरा 10 टफेस्ट शिफ्ट है ना। ठीक है, एक चैनल बता देता हूँ, आरबीई करके, रिवॉल्यूशन बाय एजुकेशन, शुभम चैन की चैनल है, वहां जाओ, एमटीएस के 10 अच्छे अच्छे शिफ्ट के सवाल हैं, उसको जरा पेपर को डाउनलोड करो और जाकर उनके क्वेश्चंस लगाओ वहां पे। ठीक है, उसमें देखो एवरेज के कितने अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, नंबर सिस्टम के अच्छे पूछे गए हैं। पेपर आप मुझसे पूछो तो सही, सर टफ क्वेश्चन कहाँ से लगाना, मैं आपको सोर्स बताऊंगा। ठीक है, लेकिन वो हर किसी के लिए जरूरी नहीं है ना, हर स्टूडेंट के लिए तो जरूरी नहीं है, यहाँ पे इस बात को समझिए। किसी का कोई पार्ट वीक है, किसी का कोई पार्ट स्ट्रांग है। ठीक है, तो हर चीजों पे फोकस किया करते हैं। जहां पर आएगा सर्कल मैं आपको बहुत हाई लेवल लेके चलूंगा, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप यहां देखिए, ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए का मान 50 है, ए बी और ए सी को आपने प्रोड्यूस किया है, ए बी और ए सी को आपने प्रोड्यूस किया है, कहां तक प्रोड्यूस किया है? तो डी को और ई तक आपने प्रोड्यूस किया हुआ है। ठीक है, सवाल में कहा है एंगल सीबीडी का बाइसेक्टर हो गया हमारा, और एंगल बीसी का बाइसेक्टर हो गया। ये दोनों बाइसेक्टर जो है हमारे क्या हो रहे हैं? तो दोनों को दोनों बाइसेक्टर हमें मिल रहे हैं। कहां पर? बाहर के पॉइंट ऊपर, बाहर के पॉइंट ऊपर बीओसी का मान पूछा गया। बताओ, एकदम आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? कितनी बार कहा है कि बाहर वाले कोनों का जो बाइसेक्टर मिलता है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एक्स सेंटर कहते हैं। और इन सेंटर का मान 90 प्लस a/2 होता है, तो एंगल बीओसी का जो मान होगा वो क्या होगा? तो एंगल बीओसी का मान हमारा 90 माइनस एंगल a/2 होगा। समझ में आ गया? एंगल ए का मान 50, 50 का आधा कितना हो गया? 25, 90 में से 25 गया तो कितना आएगा? 65 आएगा। 65 जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात? ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 भी आसान है, ये मुझे लगता है आप लोग कर लोगे। ठीक है, 25 देखो, एक 25 भी सेम तरीके से मेंस में पूछा गया था 11 सितंबर 2019 को, और ये भी आपका सेम एक्स सेंटर पे हलवा क्वेश्चन था। कहा गया था कि दोनों साइड ए बी सी हैं, आपका एक ट्रायंगल बना दिया गया है, ट्रायंगल का नाम आपका क्या है? तो ए है, बी है और सी है। यहाँ के इसके बाकी भुजाओं को दोनों को बढ़ाया गया है, बोला गया है द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, आर प्रोड्यूस टू पॉइंट पी एन क्यू, दे आर प्रोड्यूस टू पॉइंट पी एन क्यू। हमसे कहा गया है यहाँ पर सवाल में द बाइसेक्टर ऑफ सी बी पी, द बाइसेक्टर ऑफ सी बी पी एंड द बाइसेक्टर ऑफ बी सी क्यू मीट एट, किस पॉइंट पर मीट करते हैं भैया? ओ नाम के पॉइंट पर मीट करते हैं। अगर एंगल ए का मान तुम्हारा
44 दिया गया है, तो उसके बाद आपसे कहा गया है बताओ बीओसी का आधा कितना होगा। तो अभी बताया था बीओसी कैसे निकालते हैं। पहली बात तो एंगल बीओसी का मान देखो तो बोलोगे सर 90 में से 44 का आधा घटा दीजिए, 22 घटा दीजिए, तो कितना होगा बताओ यहाँ पे। ठीक है, कितना होगा यहाँ बताओ, 68 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 68 हमारा आ जाएगा और हमें 68 का आधा बताना है, यानी हमें एंगल बीओसी का आधा बताना है। तो बीओसी का आधा यानी 68 का आधा कितना हो जाएगा, 34 इज द करेक्ट आंसर। 34 जो आएगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया बात मेरे। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26, ये भी आसान है, कर लोगे। 27 में देखो CHSL 2020 में पूछा गया है। ठीक है, CHSL 2020 में पूछा गया, कहा गया द साइड AB एंड AC ऑफ ए ट्रायंगल आर प्रोड्यूस टू D and E। ठीक, द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इंटरसेक्ट एट I। अगर हमें एंगल ACB का मान हमें दे रखा है, ABC का मान दे रखा है, तो हमसे BIC का मान पूछा है। ये सवाल भी मैंने आपको करवा दिया है, लेकिन आप कर सकते हैं। देखो ये मैंने करवा दिया है, बट एक बार देख लो, यहाँ पे कुछ है नहीं सवाल में, वही सेम सवाल है, कोई खास बात है नहीं इसमें कि ये हमारा एंगल ABC है। जहां पर हम अगर बात करें तो एंगल ACB का मान कितना है, तो 66 है। एंगल ABC का मान कितना है, तो 44 है। ठीक, अब 60 और 44, 60 4 100 110, तो ये हमारा कितना मान आ जाएगा, 70 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर इनके साइड को प्रोड्यूस किया गया है और ये कहाँ मिल रहे हैं, तो I नाम के बिंदु पर मिल रहे हैं। I नाम के बिंदु पर मिल रहे हैं, तो BIC का मान पूछा है। BIC का मान पूछा है तो 90 से इसके आधे को घटा दो, 90 से 35 को घटा दो, तो कितना आंसर आएगा, 55 आएगा। ये सब कुछ खास सवाल है नहीं मेरे भाई। ठीक है, ये 44 है, ये 66 है, तो ये 70 हो जाएगा। और हमें BIC यानी यहाँ पर एक्स सेंटर बताना है, तो एक्स सेंटर जो होगा 90 से 70 का आधा घटा दो, यानी 35 घटा दो, तो आ जाएगा। ठीक है, अब चलो उसके बाद थोड़े से एक्स सेंटर को हमने देख लिया, इन सेंटर को हमने देख लिया, बाइसेक्टर को हमने देख लिया। अब बाइसेक्टर के ऊपर यहाँ पर हम जरा देखते हैं कुछ सवाल। ठीक है, बाइसेक्टर के ऊपर हम जरा देखते हैं यहाँ पर कुछ सवाल जो हमारे साइड के रेशियो पर पूछे गए हैं। सवाल में हमसे क्या कहा गया, सवाल में हमसे कहा गया है कि ये आपका एक त्रिभुज ABC है और त्रिभुज ABC का जो पेरीमीटर है वो कितना है, 24 है। BC का मान कितना है, तो यहाँ पर 9 है। BC का मान कितना है, तो 9 है। हमसे कहा गया है AD जो है वो एंगल BAC का बाइसेक्टर है। यहाँ पर जो AD है वो एंगल BAC का बाइसेक्टर है। साथ में हमसे यहाँ पर यह भी कहा गया है AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। I जो है हमारा इन सेंटर है, I हमारा क्या है मेरे भाई, इन सेंटर है। ठीक है, I हमारा इन सेंटर है, तो हमसे AI अपॉन ID का मान पूछा गया है कि AI अपॉन ID का मान कितना होगा। बताओ यहाँ पे आंसर कैसे दोगे। ABC का पेरीमीटर आपको 24 दे रखा है और इसका BC का साइड आपको 9 दे रखा है। BC का साइड आपको 9 दे रखा है। ठीक है, BC का साइड आपको क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। आपसे सवाल में बोला गया है I इसका इन सेंटर है, तो AI से ID का मान कितना होगा। अब इस सवाल को हल करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका हो गया बेसिक, दूसरा तरीका हो गया लॉजिक, तीसरा तरीका हो गया ऑप्शन। ठीक है, तीसरा तरीका क्या हो गया, तो तीसरा तरीका हमारा हो गया ऑप्शन से। अब बोलोगे सर ऑप्शन से कैसे जाएंगे, तो जरा एक बात को समझो, क्या क्या बातें आपको हमने पढ़ाई है जरा वो समझेंगे आप। हमने आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से बताया था कि जब हमारा यहाँ पर एक ट्रायंगल होता है, इस ट्रायंगल में इसके बाइसेक्टर को हम यहाँ बनाते हैं और ये बाइसेक्टर मानो ये त्रिभुज ABC है, इसका बाइसेक्टर यहाँ AD होता है समद्विभाजक। I जो होता है इसका इन सेंटर होता है, अंतः केंद्र होता है। ठीक है, अगर A के सामने वाली भुजा A है, B के सामने वाली भुजा B है, C के सामने वाली भुजा C है, तो अच्छे से मैंने आपको डेरिवेशन में पढ़ाया था कि AI अपॉन ID, तो AI अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, B प्लस C को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, AI निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, B प्लस C को जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। और उसी तरीके से यहाँ पर अगर हमें ID निकालना पड़ेगा तो ID A रेशियो में, यानी इनकी रेशियो की बात करें AI अपॉन ID तो B प्लस C अपॉन A। ठीक है, सवाल में आपसे क्या बोला है, तो सवाल में आपसे AI अपॉन ID ही बोला गया है। AI अपॉन ID बोला गया है तो आपको क्या करना है, सवाल में उठाना है ऑप्शन और ऑप्शन को सेटिस्फाई करवाना है। समझ में आ गई मेरी बात। ऑप्शन को क्या करवाना है, सेटिस्फाई करवाना है कि B प्लस C अपॉन A पहले उठाया,
उठाने के बाद जो है हमें a का मान पता है, किसका मान पता है, a का मान पता है। तो अगर हमें a का मान पता है तो फिर उसके बाद b और c की वैल्यूज आ जाएंगी, फिर उसको हम उस तरीके से उसमें तोड़ेंगे, वो रेशियोज हमारे आ जाएंगे, वो रेशियोज को हम वहां तोड़ेंगे तो फिर उसके बाद उनकी वैल्यूज को हम देखेंगे क्या उसी वैल्यू में है। तो ये थोड़ा हेक्टिक होगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर जरा हम एक बार देखते हैं कि चलो एक बार बेसिक से बना के इसको देखते हैं कि बेसिक से हम इसको कैसे बना सकते हैं। मानो यही हमारा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि सवाल में जो आपका a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है वो a प्लस सी प्लस बी की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे सर 24 है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है, तो 24 है। उसके अलावा सवाल में किसका मान दिया गया है, BC का मान दिया गया है 9। यहाँ पर BC कितना है, तो A है, यानी हम कहेंगे B प्लस C का मान कितना हो गया, तो यहाँ पर 9 घटेगा तो बोलोगे सर 15 हो गया, ठीक है। B प्लस सी का मान कितना हो गया मेरे भाई, 15 हो गया। B प्लस सी का मान कितना हो गया, 15। कितना आसान सवाल है बताओ, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये कहा, देखो आप इसको एकदम आसान से सॉल्व कर लो ना, AI अपॉन आई डी बराबर हो जाएगा हमारे AB जमा BC डिवाइडेड बाई AB जमा AC डिवाइडेड बाई किसके भैया, तो BC के। यहाँ पर तो AB और AC अगर ये 9 है, पूरे त्रिभुज का पेरीमीटर 24 है, तो AB प्लस AC का मान कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। और BC का मान कितना है, तो 9 है। अगर 3 से काटोगे तो 5/3 में कटेगा, तो रेशियो कितना होगा, 5:3। छोड़ो ऑप्शन क्या कहता है, छोड़ो बाकी चीजें क्या कहती हैं, सबसे आसान है यही, ऐसे ही बना लो, बात खत्म करो, ठीक है। सबसे आसान है यही बना लो, यहाँ पे बिना इंडिविजुअल वैल्यू निकाले AI अपॉन आई डी बराबर AB प्लस AC डिवाइडेड बाई BC 5:3 जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। 29 भी आसान है, 29 को आप कर लेंगे, कुछ खास है नहीं। 30 नंबर सवाल देखो, एकदम हलवा क्वेश्चन है, सेम तरीके से पढ़ा रखा है आपको। इन रेडियस दे रखा है यहाँ पे ट्रायंगल में और हमसे उसका मीडियन पूछा गया है। इन रेडियस इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का अंतः त्रिज्या कितना होता है, तो a/2√3 होता है। a/2√3 का मान कितना है सवाल में, तो हमें दे रखा है 3 है, और मीडियन की लंबाई पूछी है। मीडियन का मतलब उसका हाइट है, यानी हमसे बोला गया है √3 × a डिवाइडेड बाई 2। हमें इसका मान पूछा गया है, ये मान कितना होगा। अगर a का मान इतना है तो यहाँ से पहले a का मान निकाल लो। a का मान कितना होगा, 3 × 2 6√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो a का मान 6√3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, तो √3/2 × 6√3 यहाँ पर करो, तो आप बोलोगे सर 2 से 3 बार में कटा, √3 × √3 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है, डी इज द करेक्ट आंसर। a/2√3 का मान दे रखा है, √3a/2 का मान हमसे पूछा है, ठीक है। पानी तो पानी गंगा जल कुछ और है, पढ़ते तो सभी हैं पर आदित्य सर पढ़ाते कुछ और हैं। लव यू सर जी, लव यू भाई हार्दिक, ठीक है। चलो आ जाओ, CHSL 2020 का एक और हलवा सवाल देखो आपके सामने है। कहा गया एक सर्कल को राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब किया गया है, दो साइड जो है वो 15 और 8 हैं, तो बताओ उसका इन रेडियस कितना होगा। सवाल में बोला गया है फाइंड द इन रेडियस, ठीक है, उसकी अंतरह त्रिज्या कितनी होगी। अब देखो सवाल में आपको राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर इन रेडियस बताया था कि नहीं, कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, अगर हमारा ये साइड A है, ठीक है, ये साइड B है और ये साइड C है, तो जो इसकी इन रेडियस होती है हमेशा A + B - C/2 होती है। बताओ यहाँ पे, ठीक है, 8 है और 15 है, ये 8 है और ये 15 है, तो 8 और 15 का ट्रिपलेट 17 के साथ बनता है, तो 8 को 15 के साथ जोड़ के 17 को माइनस करके 2 से भाग कर दो। 15 8 23, 23 में से 17 गया 6, 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सब पढ़ा रखा है आपको, एक एक बात हमने पढ़ा रखा है अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद कहा गया 32 नंबर सवाल देखो, L जो है वो सरकम सेंटर है XYZ का, एंगल X का मान इतना है, तो XZL का मान कितना होगा। ये भी सवाल आसान है, सरकम सेंटर दोबारा से एक बार रिवाइज हो जाएगा, देख लो सवाल को कर लो। सवाल में हमसे कहा गया यहाँ पर कि ये हमारा X Y और Z है, ठीक है। एंगल X का मान कितना है, तो एंगल X का मान हमारा 40 दे रखा है हमसे, ठीक है। L बोला गया है कि L नाम का सरकम सेंटर है, तो XLZ का मान हमसे पूछा गया है।
या वाई जेड एल का मान पूछा गया, भैया वाई जेड एल का मान पूछा गया है, हमसे इसका मान पूछा गया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें एक बात अच्छे से पता है कि सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र पर जो कोण बनता है वो हमेशा इसका डबल होता है। अगर ये 40 है तो ये कितना होगा, 80 होगा। साथ में सरकम सेंटर में ये जो दोनों होते हैं ये क्या होते हैं, तो सरकम रेडियस होते हैं, परित्रिज्या होते हैं। दिख रहा है बाह्य त्रिज्या, यहाँ पे ये क्या हो गए, सरकम रेडियस हो गए। अगर ये 80 है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो 80 है तो बाकी दोनों का जोड़ 100 डिग्री, यानी ये भी 50 तो ये भी 50, तो एल जेड और वाई कितना होगा, तो 50 हो जाएगा। 40 का डबल 80, तीनों कोनों का जोड़ 180, 80 में ये 80 है तो बाकी दोनों का जोड़ 100, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि भुजाएं बराबर हैं, तो 50 और 50 होगा। ठीक है, अब ये सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहा गया है सवाल में कि सरकम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल, किसी त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित है। अगर किसी त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर है तो आप बताओ मुझे, मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर सेंटर के बारे में। ठीक है, तो हमने आपको ये पढ़ाया था कि देखो भैया अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा, देखो सबसे पहले बात करते हैं सरकम सेंटर के बारे में कि सरकम सेंटर के तीनों सेंटर कौन कौन से त्रिभुज में कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो एक्यूट में सरकम सेंटर कहाँ पर होता है, अंदर होता है। ऑब्ट्यूज में राइट एंगल में सरकम सेंटर कहाँ पर होता है, तो यहाँ पर होता है। और जब हमारा त्रिभुज ऑब्ट्यूज हो जाता है तो उसका सरकम सेंटर कहाँ होता है, तो बाहर होता है। सरकम सेंटर कहाँ पर होता है, तो बाहर होता है। इस बात को समझे, दोबारा से समझिए। अगर हमारा न्यूनकोण त्रिभुज है तो न्यूनकोण त्रिभुज का जो हमारा परिकेंद्र है वो भीतर होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज है तो हमारा यहाँ परिकेंद्र कहाँ होगा, तो कर्ण के आधे पर होगा, मिड पॉइंट पे। और अगर हमारा अधिक कोण त्रिभुज है तो उसका परिकेंद्र कहाँ होगा, तो बाहर होगा। ये जो पॉइंट हम ओ लिख रहे हैं ये इनके सरकम सेंटर की पोजीशन है। तो सवाल में कहा गया सरकम सेंटर अगर बाहर है तो वो कैसा त्रिभुज होगा, तो वो त्रिभुज जो होगा वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल मांगे मोर। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 34 में। कहा गया सरकम रेडियस आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का दे रखा है, उसका इन रेडियस पूछा है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि इन रेडियस यानी अंतः त्रिज्या जो है वो परित्रिज्या की हमेशा आधी होती है। अगर ये 10 है तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 5 होगा। मेंसुरेशन में एक से एक बढ़िया बढ़िया सवाल अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या पे मैं आपको कराऊंगा, बढ़िया से बढ़िया लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता मत करो। अभी बस नॉर्मल नॉर्मल चीजें जान लो। मेंसुरेशन में एक से एक खतरनाक क्वेश्चन कराऊंगा मैं, उसके लिए परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 35 देखो। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। एक और बात यहाँ पर आपको छोटी सी बात की, अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या के रेडियस का जो अनुपात है वो कितना है, 1:2 है। ठीक है, ये इनका अनुपात हो गया। हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो ठीक, अंतः त्रिज्या और इनका रेडियस का अनुपात कितना हो गया, तो 1:2। और इनका जो एरिया का अनुपात है, ठीक है, एरिया का अनुपात हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। यानी अगर ये त्रिभुज है, इसके एक अंदर सर्कल, इसके एक बाहर सर्कल। ठीक है, तो अंदर वाले और बाहर वाले का एरिया का अनुपात 1:4 और रेडियस का अनुपात 1:2। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए। 35 में क्या कहा गया है, कहा गया है इसका अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या जो है राइट एंगल का इन रेडियस और सरकम रेडियस 3 और 12.5 है। हमसे एरिया पूछा गया है कि एरिया बता दो। हमसे एरिया पूछा गया है कि एरिया बता दीजिए कि एरिया कितना होगा, बताइए। ये सवाल आपके सामने है, आपके लिए है, इस बार के पेपर में आपसे पूछा गया है। बढ़िया क्वेश्चन है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, द इन रेडियस एंड सरकम रेडियस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। इसका आंसर कौन देता है। इन रेडियस आपको दिया गया है, इन रेडियस कितना दिया गया है मेरे भाई, तो 3 दिया गया है। और सरकम रेडियस कितना दिया गया है, तो 12.5। और इस बार के CHSL में पूछा गया है एकदम नया सवाल। मैं 3 बार 4 बार यूट्यूब पर करवा चुका हूँ। ठीक है, 3 बार 4 बार यूट्यूब पर करवा चुका हूँ। और मैं बार बार तब जब करवाता हूँ तब कहता हूँ कि ये पक्का इस बार के आपके पेपर में पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रखो। तो बताओ मुझे आंसर कितना होगा। साइड हट गया, आंसर कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा। इन रेडियस दिया गया, सरकम रेडियस दिया गया, कैसे बताएंगे आप एरिया।
चलो बताओ जल्दी से। क्या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है, बताओ। क्या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया जा सकता है? सोचो जरा, दिमाग का प्रयोग करो। बताओ। चलो, दो तरीके हैं सवाल को सॉल्व करने के। एक हम चलते हैं इसका बेसिक तरीका, और दूसरा मैं आपको बताऊंगा इसका ट्रिक। ठीक है, दूसरा मैं आपको बताऊंगा इसका ट्रिक की इसके ट्रिक का जो है वो क्या है। तो सबसे पहले हम बेसिक तरीके से चलते हैं। मान लीजिए किसी स्टूडेंट को ट्रिक नहीं आता है, फॉर्मूला नहीं आता है, पेपर में वो भूल गया है। तो भूल गया है तो बेचारा कैसे करेगा? तो सवाल में आपके सामने क्या दिया गया है? सवाल में आपको सरकम रेडियस दिया गया है और इन रेडियस दिया गया है। सरकम रेडियस 12.5 है। सरकम रेडियस अगर 12.5 है तो मुझे बताओ, अगर मैं ये त्रिभुज बनाता हूं ABC, ठीक है, जहां पर मेरा सरकम रेडियस 12.5 है, तो सरकम रेडियस 12.5 है तो ये भी 12.5, ये भी 12.5, ये भी 12.5। यानी अगर हम बात करें इस पूरे के पूरे हाइपोटेनस की, तो वो सरकम रेडियस का क्या हो जाता है? 2 गुना। 12.5 का 2 गुना कितना होगा? तो बोलोगे सर 25 हो जाएगा। 12.5 का 2 गुना हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। उसके बाद सवाल में हमसे कहा गया है इन रेडियस आपका कितना है, तो इन रेडियस आपका जो है, ठीक है, इन रेडियस हमारा कितना है? तो बोलेंगे सर इन रेडियस हमारा 3 है। तो हम कहेंगे सर a प्लस बी माइनस सी बटे 2 हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा 3 है। ये जो c होता है क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। तो बोलेंगे सर a प्लस बी, और 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? तो 6, और 6 जमा कितना हो जाएगा? तो c के जगह पर कितना है? तो बोलोगे यहाँ पर, ठीक है, c के जगह पर मेरे भाई कितना है? तो बोलोगे यहाँ पर a प्लस बी माइनस सी बटे 2, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। 6 जमा 25 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमें ऐसी वैल्यूज लेनी है, हमें यहाँ पर ऐसी वैल्यूज लेनी है जिनको जोड़ने पे क्या आए? तो जिनको जोड़ने पे 31 आए। इनको ऐसी वैल्यूज लेनी है जिनको जोड़ने पे 31 आए और हाइपोटेनस कितना हो? 25 हो। तो आपको पता है कि ट्रिपलेट ऐसा है, और वो कौन सा है? तो वो बोलोगे सर 7, 24 और 25। 7, 24 और 25 क्या होता है? ट्रिपलेट बनाते हैं। ए और बी को जोड़ने पे हमारा 31 आ रहा है और हाइपोटेनस है। तो अगर हम इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया जो होगा वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, 2 से काटेंगे 12 बार में, तो 12 सते 84। ये तो हमारा हो गया कौन सा मेथड? ये हमारा हो गया बेसिक मेथड, जिससे हम सवाल को हल करेंगे। 84 जो आएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके शॉर्ट ट्रिक की कि इसको हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, तो जरा सवाल को देखिए। आपसे सवाल में क्या पूछा गया है? तो आपसे सवाल में पूछा गया है, ठीक है, आपसे सवाल में पूछा गया है कि भैया इसका एरिया कितना होगा। समझ में आ गई बात? और आपको इन रेडियस सरकम रेडियस दिया गया है। तो आप एक फॉर्मूला याद कर लो, सीधा का सीधा शॉर्ट याद कर लो कि भैया अगर हमारा, ठीक है, अगर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में इन रेडियस सरकम रेडियस देगा तो फॉर्मूला होगा आर स्क्वायर प्लस 2RR। आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? तो 2RR हो जाएगा। इन रेडियस का मान कितना है? 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9। 2 इंटू 12.5 इंटू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 12.5 का 2 गुना 25, 25 इंटू 3 75, 75 और 9 कितना हो जाएगा? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। सीधा का सीधा आंसर आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सीधा का सीधा आंसर हो जाएगा 84 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? कोई परेशानी की बात?
बताइए। ठीक है। हाँ हेलो। क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है जहां पर, ठीक है, द लेंथ ऑफ द अदर साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल आर 5 एंड 12। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल। रेडियस ऑफ सर्कल बताना है। आसान क्वेश्चन है। इन रेडियस पूछा है, बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। सवाल में कहा गया है रेशियो ऑफ साइड ऑफ ए ट्रायंगल 5:7:8 है। सरकम रेडियस इन रेडियस बताना है। आप दोनों कैलकुलेट करके बता सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात इसमें आएगी नहीं। 7 5 12, 12 में से 8 गया 4, 4 का आधा 2, यानी इन रेडियस हमारा होगा 2। और सरकम रेडियस की बात करेंगे तो 4, यानी 4:2, 2:1। देखो यहाँ सॉल्व करो। रेशियो ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल दे रखा है 5 7 और 8। अच्छा, 5 7 और 8 कोई ट्रिपलेट तो बनाएगा नहीं। ठीक है, ये ट्रिपलेट तो बनाएगा नहीं। 5 7 और 8 तो आपको पूरा वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखो। आपका इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? तो एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। और आपका सरकम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? तो एबीसी अपॉन 4 होता है। आपको ये बात पता है। सवाल में कहा गया है रेशियो ऑफ सरकम रेडियस अपॉन इन रेडियस। रेशियो ऑफ सरकम रेडियस अपॉन इन रेडियस। तो सरकम रेडियस का फॉर्मूला हमारा होता है एबीसी, और बट्टे में हम कह सकते हैं 4 और यहाँ पर किसका होता है? तो भैया डेल इंटू सेमी पेरीमीटर। हमें ये पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, और उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या आएगा? रेशियो आएगा। क्यों? क्योंकि 5 7 और 8 कोई राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं जहां पर इनका ट्रिपलेट लगाकर हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो ये सवाल प्योरली बेस्ड है सॉल्यूशन पे। आप 5 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा, और एरिया आपको हेरोंस फॉर्मूला से निकालना होगा, और तब जाकर आप सवाल को बना पाओगे। ठीक है, आर एस टी हो गया, एबीसी अपॉन 4 हो गया। आपका आर अपॉन आर पूछा है। ठीक है, आर अपॉन आर पूछा है तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। 38 में कहा गया एबीसी एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है जहां एबी एसी के बराबर है। एंगल ए बी का दोगुना है, बी का मान इतना है। रेशियो ऑफ इन रेडियस और सरकम रेडियस। ठीक है, पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों का रेशियो पूछा, फिर उसके बाद नॉर्मल ट्रायंगल में पूछा, और हम आपको आइसोस्केलेस में पूछा गया है। तो सभी बातें यहाँ पर बता रखी है मैंने, आपको एक एक बात बता रखी है। इस सवाल को चलो मैं करके दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा। बट बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो आप खुद करें तो ज्यादा फायदा होगा। समझ में आ रहा है? बहुत ऐसे क्वेश्चन, जैसे सवाल में देखिए आपको कहा गया है कि एबीसी एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। ठीक है, एबीसी क्या है? एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ पर आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक, ए बी सी जो हो गया वो हमारा क्या हो गया? आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया यहाँ पे, जिसकी जो समद्विबाहु हो गया, जिसकी दो भुजाएं समान है। ए बी और ए सी हमारा क्या हो गया? समान हो गया। एंगल ए देखो यहाँ पर, अगर हमारा ये थीटा है तो ये भी हमारा थीटा हो गया। एंगल ए जो है वो बी का दोगुना है, यानी ये 2 थीटा हो गया। 4 थीटा का मान हमारा 90 है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 45। 4 थीटा का मान 180 है, तो थीटा का मान 45। यानी यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये लोग कितने कितने के हैं बताओ? तो एंगल ए हमारा 90 हो जाएगा, बाकी दोनों कोण हमारे 45, मतलब राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो जाएगा। यहाँ पर सवाल में ए बी का मान 4 दे रखा है, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, तो ये हमारा 4√2 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो सवाल में बोला गया है इन रेडियस और सरकम रेडियस बता दो। तो इन रेडियस और सरकम रेडियस, अब हमें पता है इन रेडियस निकालने का तरीका। इन रेडियस निकालने का तरीका राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? तो राइट एंगल में a प्लस बी माइनस सी बटे 2। ठीक है, और यहाँ पर सरकम रेडियस क्या होता है? तो बड़े वाले साइड का आधा, यानी यहाँ पर आप कह सकते हो कि एंगल सी का आधा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 4 जमा 4 हो गया हमारा 8। ठीक है, आधा से आपका आधा कट गया। 4 जमा 4 8, 8 माइनस 4√2, और उसको हमें डिवाइड करना है c के साथ, यानी 4√2 के साथ हमको डिवाइड करना है। समझ में आ गया बात? अब यहाँ पर देखोगे तो आप सोचोगे सर 4 से काट देते हैं। 4 से काटो तो 2 माइनस √2,
डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, तो √2 आ जाएगा, ठीक है। या 4√2 से सीधा का सीधा डिवाइड कर दो, 4√2 से इसमें डिवाइड करोगे तो √2 आएगा, यहाँ करोगे तो 1 आएगा, यानी √2 - 1, √2 - 1, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया बात। 4 है 4√2 इन रेडियस सर्कम रेडियस की सीधी रेशियो हमने निकाल दी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 को देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहा है, एक ट्रायंगल एबीसी है, AB का मान AC का मान BC का दे रखा है। फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन AM इज ड्रॉन अपॉन मिड पॉइंट, ठीक है। तो ये AM का मान ये भी बता दोगे, आसान सवाल है, कुछ है नहीं खास यहाँ पे। AB AC BC का मान दे रखा है, मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या मीडियन का फॉर्मूला आपको बताया है, बताओ। मीडियन निकालने का तरीका बताया है कि नहीं बताया है। कितना टुच्चा सवाल है, अपोलोनियस थ्योरम का इस्तेमाल करके कर सकते हो। मेंस में देखो मीडियन के ऊपर क्वेश्चन आया है, तो मीडियन का फॉर्मूला हर वक्त आपको ध्यान रखना है, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिए। जैसे मानिए आपने सवाल बनाया, सवाल में आपने कहा सर ये हमारा ABC है, समझ में आ गया बात। AB का मान हमारा 6 है, AC का मान हमारा 8 है, BC का मान हमारा 9 है, और हमसे ये AD मीडियन पूछा गया है। तो दोबारा से फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, देखो AD का मान होगा हाफ इंटू रूट अंडर, ये AD किससे जुड़ा हुआ है, 6 के साथ, तो बोलेंगे सर 2 इंटू 6 का स्क्वायर जमा 2 इंटू यहाँ पर 8 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस किसका होगा, तो माइनस यहाँ पर 9 का स्क्वायर। बस यही आपका तरीका है सबसे बढ़िया, ठीक है। ये AD निकालना है, इससे जुड़ा है, तो 2 गुना 6 का स्क्वायर 2 गुना 8 का स्क्वायर माइनस 9, 6 छक 36 इंटू 2 हो जाएगा 72, 64 का 2 गुना हो जाएगा हमारा 128, 9 का 11 81 हो जाएगा, 12 7 19 19 और 200 में से आपका जो है 81 चला जाएगा, यानी हाफ रूट अंडर 119 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा कि AD की वैल्यू रूट अंडर 119/2 हो जाएगा, करेक्ट आंसर है 119/2। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो मीडियन के ऊपर सवाल बस इतना आता है, मीडियन निकालना होता है, कुछ खास पॉइंट हमसे बनते नहीं है। जैसे 40 नंबर 1 क्वेश्चन को देखिए, डी मीडियन दिया गया है A से BC तक, AB का मान है, BC का मान है, AC का मान है, मीडियन पूछा है। कहाँ पूछा है, CPO में, ठीक है। तो एक बार CGL के मेंस में पूछा, CPO में पूछा, ये भी सवाल आप बना सकते हो। उसी तरीके से CHSL 2020 में देखो, ठीक है, CHSL 2020 में आपका नॉर्मल क्वेश्चन आया, सेम तरीके से क्वेश्चन में आपसे कहा गया है आपका एक ABC नाम का ट्रायंगल है, ठीक है, आपके ABC नाम का ट्रायंगल है, जहां पर आपका जो AC है वो BC के बराबर है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, और AB का मान हमें 10 दे रखा है, साथ में हमें CG का मान दे रखा है, और G क्या है, सेंट्रोइड है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान लो यहाँ पर G क्या हो गया, सेंट्रोइड हो गया, जहां पर ये तीनों के तीनों मीडियन मिलते हैं। मान लो यहाँ पर ये सेंट्रोइड हो गया G का मान। सवाल में C से लेकर G तक का मान हमें 8 दे रखा है। अब मानो अगर ये वैल्यू भैया 8 है, तो यहाँ पर इसका आधा यानी ये हो जाएगा हमारा 4, ठीक। हमसे कहा गया है AC का लेंथ बता दो कि तुम्हारा ये AC का मान कितना होगा, ठीक है। अब आप मुझे खुद बताओ, यहाँ पर अगर ये वैल्यू x होगी तो ये भी वैल्यू x होगी, क्योंकि AC और BC बराबर हैं। इस मीडियन का मान हमें पता चल गया, मीडियन का मान कितना है, 12 है। मीडियन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सवाल में कुछ खास नहीं पूछा जा रहा है आपके पेपर में, मीडियन से बस इतना घुमा सीधा के पूछा जा रहा है। अब आपको यहाँ पर ये जो CD, मान लो यहाँ पर जो भी मीडियन होगा ये पूरा का पूरा 12, तो बोलोगे सर ये जो मीडियन है इसकी लंबाई कितनी है, 12, इसकी वैल्यू होगी हाफ इंटू रूट अंडर। ये मीडियन किससे जुड़ा है, तो इस x से और इस x से, यानी 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस कितना, तो माइनस यहाँ पर 100 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, तो 100। 12 इंटू 2 24, और फिर उसके बाद रूट लगाएंगे तो स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 576 बराबर 2 जमा 2 4x स्क्वायर माइनस 100, ठीक है। ये 100 इसके साथ जाएगा तो 676, ठीक है। 676 बराबर 4x स्क्वायर। यहाँ पे आप दोनों साइड रूट लगा दो बिना 4 से डिवाइड किए तो भी हो जाएगा। 676 होता है 26 बराबर आ जाएगा हमारा 2x। तो x का मान सीधा का सीधा आप कह सकते हो सर 13 है। x का मान कितना है, 13 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो पेपर में कुछ खास क्वेश्चंस नहीं है, मीडियन के ऊपर सवाल है, ठीक है। मीडियन के ऊपर ये 8 था, तो हमें पता है सेंट्रोइड से वर्टेक्स तक की दूरी 2:1 में होती है, 8 है तो 4 हो गया, x हो गया, मीडियन का नॉर्मल फॉर्मूला हमने
लगा दिया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 देखो क्या कहा गया। द पॉइंट ए ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी मूव्स पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन बीसी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आल्सो मूव्स अलोंग विद द स्ट्रेट लाइन बीसी। थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सीएचएसएल में पूछा गया है, बट कोई बात नहीं, समझेंगे। कहा गया है यहाँ पर द पॉइंट, ठीक है, द पॉइंट यहाँ पर सवाल में द पॉइंट ए ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी मूव पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन। ये जो बिंदु ए है ना, अगर इसको कहीं जाना है तो ये स्ट्रेट लाइन बीसी के पैरेलल ही जाएगी। या तो ये यहां से इधर जा सकती है, नहीं तो ये यहां से इधर जा सकती है। तो कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बीसी। इसमें से कौन सा मूव करेगा? ठीक है, आपका सरकम सेंटर मूव करेगा, आपका सेंट्रॉइड मूव करेगा, आपका इन सेंटर मूव करेगा, कि आपका ऑर्थो सेंटर मूव करेगा? बताओ। इस पॉइंट ए के घसकने से, पॉइंट ए के घसकने से कौन सा पॉइंट यहां मूव करने वाला है? बताओ। एक त्रिभुज एबीसी का बिंदु ए सीधी रेखा बीसी से समानांतर है, ठीक है। निम्न में से कौन सा बीसी के समानांतर एक सीधी रेखा के साथ जाता है? सरकम सेंटर जाता है, सेंट्रॉइड जाता है, इन सेंटर जाता है, ऑर्थो सेंटर जाता है। सोचिए, बताइए। आपके सामने सवाल है, ठीक है, आपके सामने हमने छोड़ रखा है। एकदम बहुआ सवाल है। मैंने कहा था ना, जब मैं थ्योरी पढ़ा दूंगा तो आपके लिए इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा आपके लिए एक्सरसाइज लगाना, जितना आप सोच भी नहीं सकते। जो कठिनाई आई होगी वो हमेशा आपको थ्योरी में आई होगी, एक्सरसाइज में कभी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता है। ठीक है, ठीक है। बहुत बच्चे के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। कोई कह रहा है सर सेंट्रॉइड मूव करेगा, कोई कह रहा है मीडियन मूव करेगा, सॉरी ऑर्थो सेंटर मूव करेगा। देखो, एक सिंपल सी बात को समझो। मैंने आपको क्या कहा था पहले दिन ही? मैंने आपको एक बात हमेशा से कहा है कि जो सेंट्रॉइड है ना, यानी जो केंद्रक है, वो हमेशा ट्रायंगल के बीच में बनता है। वो किसी भी तरह का ट्रायंगल होना, तो वो उस तरह के किसी भी तरह का त्रिभुज हो तो वो हमेशा बीच में बनेगा। ये बात मैंने आपको बोली थी कि नहीं बोली थी? लेकिन उसके साथ आप एक और बात को ऐड करेंगे। ठीक है, सवाल में कहा है कि जिस तरीके से हमारा पॉइंट ए बीसी के पैरेलल है, उसी तरीके से कौन सा पॉइंट मूव करेगा, ये समझना है। कि एक त्रिभुज में एबीसी का बिंदु ए सीधी रेखा बीसी के समानांतर किया जाता है, निम्न में से कौन बीसी के समानांतर एक सीधी रेखा के साथ जाता है? ये बड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपको कंफ्यूज करने के लिए यही वर्ड काफी है, और क्लियर करने के लिए भी यही वर्ड काफी है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन। मतलब मूव तो सारे के सारे करेंगे। अगर मानो यहां पर नॉर्मल ट्रायंगल एबीसी है और यहां पर इसका इन सेंटर है, अगर मैं पॉइंट ए को सरका के यहां पर लेके चला जाता हूं और यहां पर हमारा ट्रायंगल एबीसी बन जाता है, तो ये इन सेंटर यहां के जगह यहां पर आ जाएगा। लेकिन सवाल में बोला है कि यह चारों के चारों घसकेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही पोजीशन घसकेगी। आपका सरकम सेंटर भी यहां से, मानो सरकम सेंटर यहां था, यहां आ जाएगा। सब के सब का लोकेशन चेंज होगा। लेकिन सवाल में बोला है कि उसमें वो वाला पॉइंट कौन सा होगा जो एकदम बीसी के पैरेलल
पैरेलल जाएगा। मेरी बात को समझो, तो वो सिर्फ इकलौता एक ही पॉइंट होता है और वो होता है आपका सेंट्रोइड। जैसे मानो आप ए को यहां पर लेकर आए ना, तो आप बाई कंस्ट्रक्शन भी करके देख लेना। मान लो आप यहां से घसका के यहां पर लेकर आ गए, ऊपर वाले पॉइंट को भूल जाओ कि ऊपर पहले कोई ए था। मान लो कि अब आपका ए यहां पर है, तो जरा आप देखो कि पहले आप इसको बना रहे थे, सेंट्रोइड का मतलब क्या होता है, एकदम मिड पॉइंट। तो ये आपका सेंट्रोइड था पहले। अब जरा इसका सेंट्रोइड बनाओ, तो आप बोलोगे सर देखो इसका मिड पॉइंट ये रहा, ठीक है, इसका मिड पॉइंट ये रहा, और इसका मिड पॉइंट जब आप ज्वाइन करोगे तो आप जरा देखो यहां पर ये दोनों के दोनों क्या हैं, तो दोनों के दोनों पैरेलल हैं। हमेशा आपका देखो ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल अगर घसक रही है ना, इसको यहां से लेकर यहां जा रहे हो तो ये भी यहां से यहां जाएगा, बस उसी लाइन में जाएगा। अगर इस पॉइंट को यहां पर लेकर आ जाओगे तो ये भी यहां आ जाएगा, इस पॉइंट को इधर लेके जाओगे तो इसी लाइन में जाएगा। मतलब सेंट्रोइड यानी केंद्रक ही वो इकलौता ऐसा पॉइंट है जो हम वर्टेक्स ए को उसके पैरेलल घुमाएं तो सेंट्रोइड भी पैरेलल अपने आप में घूमेगा। इस बात को ध्यान दिया आपने, नहीं दिया, बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, द सेंट्रोइड। बाकी चीजें मूव तो करेंगी लेकिन पैरेलली मूव नहीं करेंगे, उसी रेखा पर मूव नहीं करेंगी, अलग अलग जगह पर मूवमेंट होगी उनकी। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 44 में। देखो सवाल में कहा गया है ओ सेंट्रोइड है, आरपी मीडियन है जिसकी लंबाई 24 है, ट्रायंगल आरएसटी का। ट्रायंगल आरएसटी बनाते हैं जरा, ठीक है, और ट्रायंगल आरएसटी बनाकर देखते हैं क्या बोला गया है। हमें कहा गया एक त्रिभुज आप आरएसटी बनाइए, आरएसटी में हमारा ओ जो है वो सेंट्रोइड है, आरपी हमारा मीडियन है, तो मान लीजिए ये हमारा आरपी हो गया जो माध्यिका हो गई। ठीक है, माध्यिका की लंबाई 24 दे रखी है, ठीक है। आरबी इज द मीडियन विथ अ लेंथ 24। 24 में बात करें 2:1 में, यानी ऊपर 16 होगा और नीचे हमारा 8 होगा। ठीक, फिर हमसे कहा गया पी नाम का पॉइंट है किसके ऊपर, एसटी के ऊपर, तो हमसे आरओ का मान पूछा गया। अरे यार इतना आसान सवाल है, बताओ यहाँ माध्यिका की लंबाई 24 दी गई है, आरओ का मान पूछा है। पूरी की पूरी माध्यिका 2 अनुपात में बढ़ती है, 2:1 में, यानी 3 का मान 24 है तो 2 का मान 16 होगा। इससे आसान सवाल क्या होगा, कुछ भी नहीं है। ठीक है, 45 में देखो जी एक सेंट्रोइड है ट्रायंगल एबीसी का, और यहाँ इनका एबी बीसी एसी का मान दे रखा है, हमसे बीजी का मान पूछा है। ये और आसान सवाल है, ठीक है, ये और आसान सवाल है। मीडियन की वैल्यू बता दो, मीडियन की वैल्यू कितनी होगी, और बीजी की वैल्यू बता देना। ठीक है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा इसके ट्रिपलेट को देखते हुए। अगर आप गौर से देखेंगे तो 7, 24 और 25, ये आपका 7 आएगा, ये आपका 24 आएगा, ये 25 आएगा। ये हमारा हो गया ए, बी और सी, ये हमारा मीडियन होगा। इस मीडियन की वैल्यू फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे आप, ठीक है। और मीडियन से आपका सेंट्रोइड, तो वो मीडियन के लंबाई का कितना बताएंगे, तो उस मीडियन की लंबाई का 2/3 होता है। बीजी जो होगा ना, देखो यहाँ पर ये बीडी होगा, इस बीडी की लंबाई फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेना और उसका 2/3 कर देना, तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, बीजी निकल जाएगा। इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो। 45 कुछ खास है नहीं, मीडियन का फॉर्मूला से मीडियन निकाल लो, उसका 2/3 कर लो, ठीक है। आ जाओ 46 में। एबीसी में कहा गया है डी और ई जो है वो बीसी और एसी के मिड पॉइंट है। एडी और बी जी पर इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। मेंस का क्वेश्चन है तो इसलिए करवा दे रहा हूं मैं। देखो मेंस का क्वेश्चन है, 16 तारीख को पूछा गया है। सवाल में देखो क्या कहा गया है। सवाल में हमसे कहा गया है कि हमारा एक ऐसा ट्रायंगल है, त्रिभुज है, इस त्रिभुज का मान क्या है, तो त्रिभुज का मान हमारा एबीसी है। त्रिभुज में डी और ई मिड पॉइंट है। बीसी का मिड पॉइंट कौन है, तो डी है, मध्य बिंदु है। और एसी का मिड पॉइंट कौन है, तो हमारा ई है यहाँ पर। उसके बाद सवाल में क्या कहा गया है, कहा गया है एडी और बीई। एडी और बीई मतलब ये एडी अब क्या हो जाएगा, मीडियन माध्यिका कहलाएगा, बीई क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। कहां पर काट रहे हैं, तो एक दूसरे को जी पर काट रहे हैं, 90 पर। एडी का मान हमें दे रखा है, बीई का मान हमें दे रखा है, हमसे डीसी का मान पूछा है, ठीक है। हमसे किसका मान पूछा है मेरे भाई, तो हमसे ये डीसी का मान पूछा है कि ये डीसी का मान कितना होगा। और ये दोनों के दोनों मीडियन कहां पर काटते हैं, तो याद रखो ये 90 पर एक दूसरे को काटते हैं, ये 90 पर काटते हैं। एक दूसरे को कितने पर काटते हैं, तो 90 पर काटते हैं। बताओ सवाल में कहा गया है कि ये मिड पॉइंट है, ये जो डी है ना, देखो डी जो है ये डी और ई मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। बहुत आसान सवाल है, बताओ कॉमन सेंस की बात सोचो। यहाँ पर आप बोलो सर बीई जो है, तो बीई का मान कितना दे रखा है, एडी का मान 18 है। अगर हमारा ये पूरा एडी का मान 18 है तो 2:1 में बटेगा, यानी 3 का मान 18 है, तो यहाँ पर एजी का मान कितना हो जाएगा, तो 12 और जीडी का मान हो जाएगा 6। उसी तरीके से हमारा बीई का मान 12 है,
है वो 3 में बटेगा, यहाँ 2 पार्ट और यहाँ 1 पार्ट, तो 3 का मान 12, अगर 3 का मान 12 तो 2 का मान 8 और 1 मान 4 हो जाएगा। अब जरा इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ आप, इस वाले ट्रायंगल में ये 90 का कोण बन रहा है, ये 12 है और ये 4 है, तो हम AE का मान बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, बताना जरा, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, बताओ। ठीक है, या उसको छोड़ो आप, यहाँ पर ये देखो, ये 8 है और ये आपका 6 है, ये 8 है और ये आपका 6 है और 90 का कोण है, तो BD कितना हो जाएगा, BD 10 हो जाएगा। अगर हमारा D मिड पॉइंट है तो DC का मान भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हलवा क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, सिंपल कहा गया है। इसका लेंथ 18 है तो 18 को 12 और 6 में बांटो, इसका लेंथ 12 है तो 8 और 4 में बांटो, ये 8 और 6 है और बीच में 90 का कोण, क्योंकि दोनों के दोनों 90 पर काट रहे हैं, तो ये 8 6 है तो 10 है। D मिड पॉइंट है तो जितना BD होगा उतना ही DC होगा, 10 है तो ये भी कितना होगा, 10 होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47। क्या कहा है आपसे, सवाल में कहा है BD और CE जो है वो मीडियन है ट्रायंगल ABC के, राइट एंगल एट A। ठीक है, सवाल में देखिए क्या कहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बोला गया है, तो जरा देखते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद हमसे कहा गया BD और CD, यहाँ पर हमें त्रिभुज बनाना है A B और C का। हमारा एक मीडियन हो गया BD, दूसरा मीडियन हमारा हो गया यहाँ पर मेरे भाई CE। ठीक है, BD एंड C आर द मीडियन ऑफ ट्रायंगल राइट एंगल एट A। माफ करेंगे, राइट एंगल की पोजीशन गलत ले ली। ठीक है, ये हमारा A हो गया, B हो गया, C हो गया, BD हमारा एक मीडियन हो गया। ठीक है, और एक हमारा मीडियन हो गया CE। ये हमारा हो गया BD एंड CE आर मीडियन, B एंड CD आर मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। इतना हमें CE का मान दे रखा है, हमें BC का मान दे रखा है, और हमसे किसका मान पूछा है। ठीक है, CE का मान दे रखा है, BC का मान दे रखा है, हमसे BD का मान पूछा है। याद करो वो दिन जब यहाँ पर हमने आपको ये प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, कुछ याद आ रहा है या भूल गए, बताओ। ठीक है, ठीक है, बताओ यहाँ पर कुछ याद आ रहा है राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, या भूल गए। अगर भूल गए तो दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, राइट एंगल में मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। क्या प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि अगर मेरा ये मानो ट्रायंगल ABC है, ठीक है, और इस ट्रायंगल ABC में यहाँ से एक मीडियन हम बनाते हैं और यहाँ से एक मीडियन बनाते हैं, और यहाँ पर ये 90 डिग्री, ये हमारा पॉइंट D हो गया, पॉइंट E हो गया। तो याद करो वो दिन जब हमने आपको पढ़ाया था, और इसमें पॉइंट नंबर 1 हमने आपको पढ़ाया था कि 4 गुना किसका स्क्वायर, तो 4 गुना हमारा AD का स्क्वायर जमा बोलेंगे सर CE का स्क्वायर बराबर होगा 5 गुना किसके, तो 5 गुना AC के स्क्वायर के। याद आ रहा है या भूल गए, बताओ। और इसी के साथ एक दूसरी प्रॉपर्टी भी बताई थी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बताई थी, पॉइंट नंबर 2 हमने आपको ये बताया था कि सेम रखना है यहाँ पर AD का स्क्वायर जमा CE का स्क्वायर, और ये बराबर होगा हमारे 5 टाइम्स ऑफ ED के स्क्वायर के, 5 टाइम्स ऑफ ED के स्क्वायर के। ये दो प्रॉपर्टी बताई थी, और ये भी कहा था यहाँ पर आपको, ठीक है, ये भी कहा था मैंने आपको कि इनके ऊपर सवाल पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, इनके ऊपर सवाल आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो सेम तरीके से यहाँ पर हमारा सवाल पूछा गया है, तो हमें ध्यान रखना है यहाँ पर 4 गुना किसका स्क्वायर, तो 4 गुना यहाँ पर CE का स्क्वायर जमा BD का स्क्वायर बराबर होगा किसके, तो 5 गुना हमारे BC के स्क्वायर के बराबर होगा। याद करके चले जाओ, मैं बार बार कह रहा हूं पेपर में सवाल आएगा आएगा आएगा। इस प्रॉपर्टी के ऊपर रट लो, रट लो, बस ये समझ लो, रट लो। अगर याद नहीं है तो रट लो कि भैया इस पे सवाल आना है तो आना है। ठीक है, सवाल में किसका देखो तो 4 का 4 है, CE दिया गया है, 5 रूट 13 तो 25 इंटू 13। देखो 5 का स्क्वायर करोगे तो बोलोगे सर 25 आएगा, रूट 13 का स्क्वायर करोगे तो 13 होगा। 25 इंटू 3 75 का 5 7, 25 से कम 25 7 32, 325। 325 बटे कितना हो जाएगा 4, तो CE के स्क्वायर पे लिखेंगे 325 बटे 4 यहाँ पे। ठीक है, BD का वैल्यू पता करना है तो BD के स्क्वायर को यहाँ पर ऐसे नॉर्मली लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। 5 इंटू BC का मान दे रखा है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। ठीक, 4 से काटो, यहाँ पे 4 से काटोगे तो बोलोगे 25 बार में कटेगा। 25 का 5 गुना 125। ठीक है, 25 का 5 गुना 125, तो BD का स्क्वायर बराबर 125 माइनस 325,
और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो भैया मेरे 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, BD का स्क्वायर 125 का 4 गुना कितना होता है, 500। 500 में से आप 325 को घटाएंगे तो बोलेंगे सर 125/4 है। यहाँ से जब आप VD की वैल्यू निकालेंगे 125 का रूट 5 और 4 का रूट 2 हो जाएगा, तो 5√5/2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, ठीक है, एक मिनट। 500 में से आप यहाँ 325 को घटाएंगे तो 175/4 आएगा, और 175/4 यानी BD का मान जब आप 175 का करेंगे तो ये 25 का 7 गुना है। 25 का रूट करने पर 5 आ जाएगा, 5√7/2 इज द करेक्ट आंसर। 5√7/2 ऑप्शन नंबर बी जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, 500 में से 325 को घटाएंगे तो 175 आएगा। 175 का रूट 5√7 होता है। ठीक, क्लियर है। चलो 48 देखो, 48 नंबर क्वेश्चन CHSL में बोला गया है ABC में एंगल B का मान 90 है, AD और CE मीडियन है A और C पे। AC का मान दिया है, AD का मान दिया है, CE का पूछा है। तो ये सवाल भी आपको करना है, सेम तरीके से सेम प्रॉपर्टी लगेगी और ये सवाल बन जाएगा। ठीक है, चलिए 49 में आ जाइए। 49 में एकदम सेम पूछा गया है आपसे कि एंगल ए का मान 90 है, BL और CM जो है वो मीडियन है। देखो यहाँ पर तो सीधा प्रॉपर्टी ही आपसे पूछ लिया गया CHSL में कि ये आपका जो है त्रिभुज ABC है, और त्रिभुज ABC में जरा गौर फरमाओ तो किसका किसका क्या मान दिया गया है। तो ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा C हो गया। एंगल ए पे मान 90 है। हमारा बोला गया है कि BL जो है ये, और दूसरा कौन है, CM। BL और CM मेरे भाई क्या है, तो मीडियन है। तो कौन सा प्रॉपर्टी सत्य है, तो 4 ऑफ BL का स्क्वायर प्लस यहाँ पर CM का स्क्वायर बराबर होगा 5 गुना ऑफ BC का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी फॉर बाहुबली है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक, आ जाओ उसके बाद अर्धशतक पे थोड़ा सा अर्धशतक लगा लेते हैं अपन। 50 नंबर क्वेश्चन देख लो लास्ट। कितने सवाल हैं टोटल शीट में, 80 हैं। 50 देख लो, बाकी के नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा मैं। सवाल में ABC में कहा गया है AD आपका क्या है, तो AD आपका मीडियन है। बना लो क्वेश्चन नंबर 50 देखो। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको कहा गया है कि इन ट्रायंगल AB और C, ट्रायंगल ABC में AD जो है वो हमारा क्या है, तो माध्यिका है। ठीक है, पॉइंट EF और G मिड पॉइंट है AD के। ठीक है, AD के AE के। अब AE कहां से आ गया, और DE के। इफ पॉइंट EF एंड G आर मिड पॉइंट ऑफ AD का मिड पॉइंट कौन है, तो AD का मिड पॉइंट हमारा E है। ठीक है, इफ पॉइंट E, ठीक है, F एंड G, ठीक है, आर मिड पॉइंट ऑफ AD, और F किसका मिड पॉइंट है, तो F हमारा AE का मिड पॉइंट है। F हमारा किसका है, तो F हमारा AE का मिड पॉइंट है यहाँ पे। और फिर उसके बाद G जो है वो हमारे DE का मिड पॉइंट है। G हमारा यहाँ पर है। सवाल में हमसे कहा गया है BFG का मान बताओ कि ये तुम्हारा जो BFG का एरिया होगा ये कितना होगा पूरे के पूरे ट्रायंगल के। तो बताओ इससे आसान क्वेश्चन भी होगा क्या, ये बताओ पहले। मुझे पता है यहाँ पर कि E जो है ये मध्य बिंदु है AD का, F जो है वो मध्य बिंदु है AE का, G जो है वो मध्य बिंदु है इतना। मतलब ये चारों के चारों बराबर पार्ट में बटेंगे। चारों के चारों बेस जो है यहाँ पर 1:1:1 में होगा। अगर इनका बेस इस रेशियो में होगा तो इनका क्षेत्रफल भी उसी रेशियो में होगा। मेरी बात को समझे या नहीं समझे। तो हमें कहा गया यहाँ पर BFG का एरिया पता करने को, तो हम बोलेंगे BFG का एरिया और बट्टे में किसका एरिया यहाँ पर, तो ABC के एरिया के साथ तुलना करना है। या फिर हम ये कहेंगे BFG का जो एरिया होगा वो होगा, देखो कितना है यहाँ पर BFG का एरिया और बट्टे में हमारा ABC का एरिया। ठीक है, मेरी बात को समझना, 1:1:1:1, तो एरिया भी 1:1:1:1। BFG का जो एरिया है वो कितना यूनिट है, 2 यूनिट है। और ट्रायंगल के आधे पार्ट में 4 एरिया है, तो बाकी आधे में भी कितना होगा, 4 होगा। क्यों, क्योंकि हमारा AD क्या है यहाँ पर, तो मीडियन है। अगर इधर 4 यूनिट तो उधर भी 4 यूनिट, यानी टोटल कितना यूनिट, तो 8 यूनिट। काटेंगे तो कितना आएगा, 1/4। ABC को उधर लेके चले जाओ तो BFG का मान 1/4 ऑफ ABC। ऑप्शन नंबर जो C है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है,
चलिए अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हो गया हमारा। तो आगे से जितने भी क्वेश्चन है 50 के बाद 80 वो नेक्स्ट क्लास में हम खत्म कर देंगे अच्छे तरीके से। तो मजा आया, ठीक है। थ्योरी को पढ़ने में ज्यादा एनर्जी आ रही थी, थ्योरी को पढ़ते चले गए, सवाल हमारे बनते चले गए। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि अगर ज्योमेट्री पढ़ने का जो तरीका है वो हमेशा से ये है कि पहले प्रॉपर्टी को पढ़िए तो सवाल लग जाएंगे, और पढ़ाने का भी जो सही तरीका होता है वो भी यही होता है कि आप प्रॉपर्टी पढ़ाइए, बच्चा खुद ब खुद इतना कैपेबल हो जाएगा, ठीक है, कि उसके बाद उन सवालों को लगाना शुरू कर देगा। थोड़ा सा उसको जो है आप खुद कामयाब बनाइए, खुद आत्मनिर्भर बनाइए कि वो सवाल खुद ही उड़ाना शुरू कर दे। पता चले यहाँ पे 25 क्वेश्चन जहर जहर वाले लेके आए जिसके सॉल्यूशन सिर्फ मुझे पता है और किसी को पता नहीं है, हम करवा के चले गए। अब किसी को क्या पता यहाँ पर कि भाई उस सवाल के पीछे मैंने कितनी मेहनत की है, या मैं उसके फॉर्मूले को रट के आया हूँ या क्या करके आया हूँ। उसके सॉल्यूशन तो मुझे पता है। आपको भी देखने में बहुत मजा आएगा कि हाँ ये अच्छा है चलो, वो अच्छा है चलो, लेकिन भाई अप्रोच तो बात ही नहीं हुई ना उस पे, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है कि हर उस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना ताकि हमारा पेपर में कोई सवाल गलत ना हो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। पेपर में बहुत कुछ के लिए तैयारी करनी है, साथ साथ मॉक टेस्ट देते रहो, वो बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट जितना दोगे उतना फायदा होगा। फ्रॉम द फर्स्ट डे मैं आपको कह रहा हूँ मॉक टेस्ट देते रहो, मीन्स की मॉक टेस्ट देते रहो, छोड़ो मत, कमी मत रखना, ठीक है। चलो तो लव यू ऑल भाई, ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, ठीक है। चलो।